फिर हमारा टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज रहना। तो आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लें। हाँ जी बेटा, तुम ये पूछें, क्वेश्चन पूछिए, 2 क्वेश्चन पूछिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारा क्लोज फाइल का है सेकंड पॉइंट उसकी समझ नहीं आ रही। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जब हम कीबोर्ड बफर में कोई डेटा सेव होता है तो उसको हम फाइल में सेव करने के लिए क्लोज फाइल यूज करते हैं। उसका जो सेकंड पॉइंट है सर उसकी समझ नहीं आ रही। 300 स्लाइड है सर, 300 स्लाइड। स्लाइड? हम स्लाइड से पढ़ रहे हैं, हम बुक से पढ़ रहे हैं? 300 पेज की बात कर रहे हैं आप? ये तो फंक्शन है। दोबारा बताइएगा बेटा। सर सर 269 पेज पे है। क्लोजिंग फाइल सर। द क्लोजिंग फाइल, हाँ, इसमें क्या होता है? सर सेकंड पॉइंट की समझ नहीं आ रही। अच्छा, some operating system limit the number of files that may be open at one time. When a program closes a file that no longer being used, it will not delete more of the operating system resources than necessary. अच्छा, ये डिलीट लिखा हुआ है वैसे इसने। अच्छा, होता ये है कि बेटा जब आप फाइल को क्लोज करते हो ना, तो डाटा जो है वो एक्चुअली तब राइट नहीं होता। होता ये है कि होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अगर फर्स्ट पॉइंट पढ़ोगे ना, तो होता ये है कि ना हमारे पास आपको पता है कि जो सीपीयू है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, और जो हमारे पास हार्ड डिस्क है उसकी स्पीड बहुत स्लो है। इसलिए हम क्या करते हैं कि बीच में हमने रैम रिड्यूसर भाई, कि जो चीज़ भी चलनी होती है, आपको पता है हर चीज़ हार्ड डिस्क पे पड़ी होती है, सेव होती है, तो जो चीज़ भी रन हो रही होती है, जो भी प्रोग्राम रन हो रहा होता है, उसका डाटा हार्ड डिस्क से उठता है और रैम में लोड हो जाता है और चलना शुरू हो जाता है। रैम हमने इसलिए रखी थी, इंट्रोड्यूस करी थी दरमियान में, ताकि हमारा जो ये स्पीड मिस मैच है ना सीपीयू और हार्ड डिस्क के दरमियान, वो कम हो सके और हमारा कंप्यूटर जो है वो फास्ट एग्जीक्यूशन कर सके और फास्ट रिस्पॉन्स दे सके। तो बिल्कुल सीधा, जब आपके प्रोग्राम ने कुछ फाइल पर राइट करना है, तो फाइल हैंडलिंग, फाइल पर राइट करना ज़रा स्लो काम है। तो होता क्या है कि जो भी डाटा आप राइट करते हो ना, जो आपने राइट करना सीखा हुआ है, यानी कि आप वही स्ट्रीम स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हो और राइट कर रहे होते हो, ठीक है। तो जब वो आप राइट कर रहे होते हो, तो वो एक्चुअली डाटा फाइल में जाकर राइट नहीं होता, बल्कि एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसको वो फाइल बफर कहता है, उसमें जाके वो राइट कर देता है, ठीक है। और अगला काम करता रहता है। क्योंकि अगर ये काम हो ना कि आपने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दी कि जी पहले फाइल में डाटा राइट हो और फिर उसके बाद अगला काम करो, तो फाइल में डाटा राइट होने में हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लग जाए और आपका प्रोग्राम जो है ना रिस्पॉन्सिव ना रहे, यानी कि उसमें वो स्लो हो जाएगा। तो होता क्या है कि वो डाटा आप राइट करते हो, फाइल बफर में राइट होता है। फाइल बफर एक मेमोरी लोकेशन है, उसमें राइट होता है, ठीक है। और उसके बाद वो जब भी उसको सीपीयू को टाइम मिलता है ना दरमियान में, तो वो जो फाइल बफर में डाटा पड़ा होता है ना, वो उसको फाइल में राइट कर देता है। तो होता इनकी सीक्वेंस इस तरह से चलता है कि जो चीज़ भी आप फाइल में राइट करते हो डायरेक्टली फाइल में नहीं जाती, बल्कि वो एक मेमोरी लोकेशन में जाती है जिसको हम फाइल बफर बोलते हैं। और फिर उस फाइल बफर से है ना ऑटोमेटिकली वो फाइल फाइल में चली जाती है। और जब आप क्लोज करते हो ना, फाइल को क्लोज करते हो, तो होता क्या है, जब आप फाइल को क्लोज करते हो तो उस वक्त में जितना भी डाटा फाइल बफर में पड़ा होता है, वो सारा का सारा राइट हो जाता है फाइल के अंदर। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने कैशे कैशे के बारे में पढ़ा होगा। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में शायद पढ़ा था कैशे के बारे में। कैशे जो है वो हमने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई थी कि स्पीड जो है रैम की और सीपीयू की भी बहुत ज़्यादा इसमें गैप है। तो होता क्या है, जो फ्रिक्वेंटली यूज डाटा होता है वो कैशे में रख लिया जाता है। तो फौरन जो है वो सीपीयू को जो भी डाटा चाहिए होता है वो कैशे से उठा के ले आता है, रैम में नहीं जाता। बिल्कुल इसी तरह है कि आप डाटा फाइल में राइट करने जा रहे हो, तो फाइल में राइट नहीं करेगा, क्योंकि फाइल में राइट करने का जो ऑपरेशन है वो एक्सपेंसिव है, उसमें टाइम लग जाता है। वो एक मेमोरी लोकेशन में राइट कर देगा जो कि मेमोरी लोकेशन रैम में पड़ेगी। और इन बिटवीन जब भी टाइम मिलेगा सीपीयू को, ये जब इट इज़ रैंडम होता है कि जब भी टाइम मिलेगा उस फाइल पर उसमें डाटा जो है वो आपके फाइल में राइट हो जाएगा, ठीक है।
और या फाइल बफर में से डाटा तब फाइल में राइट होता है जब फाइल बफर पूरा का पूरा फुल हो जाए। फाइल बफर का भी साइज होता है ना, जब फाइल बफर पूरा पूरा फुल हो जाता है तो डाटा जो है फाइल में राइट कर दिया जाता है और फिर नया डाटा फाइल बफर में आ जाता है। तो इस तरीके से सीक्वेंस चल रहा होता है। और जब भी आप फाइल क्लोज करते हो, फाइल क्लोज का ऑपरेशन कॉल करते हो, तो उस टाइम पे जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा फाइल बफर में जितना भी डाटा वो सारा सारा फाइल में राइट कर दिया जाता है। तो वो ये कह रहा है कि आपने जब भी फाइल हैंडलिंग करनी है तो आपने सबसे पहले फाइल ओपन करनी है, ठीक है। उसके बाद उसमें आप प्रोसेसिंग करेंगे, आपने उसमें फाइल में डाटा आपने राइट करना है, रीड करना है। उसके बाद आप उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करना इसलिए ज़रूरी है, अगर आप क्लोज नहीं करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपने फाइल ओपन की हुई है, ठीक है, और अभी आप इससे कुछ काम कर रहे हो, तो ओपन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कुछ रिसोर्सेज रिजर्व कर लेता है उस फाइल के लिए। और हमारे पास हर ऑपरेटिंग सिस्टम में लिमिट होती है, कभी इतने नंबर ऑफ फाइल्स आप एक वक्त में खोल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं खोल सकते हो। तो अगर आपने एक फाइल जो है वो खोल ली और उसमें जितना काम करना था वो कर लिया और आपने उसको क्लोज नहीं किया, तो इससे क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता लगेगा कि फाइल अभी भी यूज़ हो रही है और वो अननेसेसरी वो ओपन रहेगी और आप उसको बंद नहीं करोगे तो वो हो सकता है कि बाद में जो है ना मसला क्रिएट कर दे, यानी कि सिस्टम मेमोरी जो है वो ज़्यादा यूज़ कर ले। बाज़ वायरसेस ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि फाइल ओपन कर देते हैं बहुत सारी एक ही वक्त में। तो उससे होता क्या है कि और फिर वो फाइल ओपन करके उसको क्लोज नहीं करते हैं। उससे होता क्या है कि आपकी जो मेमोरी है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो जो है वो रीच हो जाती है, वो लिमिट जो उसने लगाई हुई है कि इतनी इतनी फाइल्स ओपन हो सकती हैं वो रीच हो जाती है और मजीद फाइल ओपन नहीं होती है, आपको लगता है आपका कंप्यूटर हैंग हो गया, ठीक है। तो कुछ बात समझ में आ गई? सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब हमारे आर्गुमेंट की ये टाइप बात एक मिनट, ये पैरामीटर। बात समझ आ गई आपको कि इसमें कोई यस प्रॉब्लम? सर। चलिए बहुत अच्छा, पूछें। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब आर्गुमेंट की टाइप पैरामीटर की टाइप के साथ मैच नहीं करती तो हम्म, आर्गुमेंट या तो प्रमोट हो जाता है या डिमोट हो जाता है। तो हमें सर कैसे पता चलेगा कि हमारा आर्गुमेंट प्रमोट होगा या डिमोट होगा? बड़ा आसान है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप क्या इसका आंसर करोगे? जी सर। ये तो बड़ा आसान सा इसका जवाब है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो आप इसका क्या जवाब करोगे, क्या जवाब दोगे? सर वो या तो प्रमोट होगा या डिमोट होगा, लेकिन इस बात की समझ नहीं आ रही कि प्रमोट होगा या डिमोट किस तरह होगा, प्रमोट की तरफ जाएगा या डिमोट की तरफ जाएगा। तो ये तो अच्छा, मुझे बताएं, जब आपने मिसाल के तौर पे फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो जो पैरामीटर्स हैं वो डबल हैं और इधर से आप पास करते हो इंटीजर कॉल करते हुए, तो अब क्या होगा? प्रमोशन होगी, डिमोशन होगा? सर क्वेश्चन की समझ नहीं है किस तरह जो आर्गुमेंट है वो डबल पास करते हैं और जो पैरामीटर है वो इंटीजर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास जो पैरामीटर्स हैं ना, एक जी फंक्शन के सर। जो पैरामीटर हैं, उसको एक ही पैरामीटर पास होता है, एक फंक्शन है और उसका पैरामीटर है डबल टाइप का, उसको डबल पैरामीटर पास होता है, ठीक है। और जब फंक्शन को आप कॉल करते हो, कॉल करते हुए आप उसको इंटीजर आर्गुमेंट पास कर देते हो, तो क्या होगा? ये यहाँ पे प्रमोशन होगी, डिमोशन होगा? आंसर तो सर हमें इंटीजर में मिलेगा। अगर हम फर्स्ट के सर हम उसको पास करते हैं 4.7 हम्म, तो वो हमें 4 आंसर देगा। नहीं आप बात नहीं समझे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये मैं कहता हूँ वाइड फंक्शन, ठीक है, और ये इसको एक पास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं ये फंक्शन कॉल करूँ और इसको मैंने 4 पास कर दिया, ठीक है। स्क्रीन आपको मेरी नज़र आ रही है ना? आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर यस आ सर आ रही रही है। है। जी। तो ये देखें, ये फंक्शन है, इसका नाम फंक है, ठीक है, और इसको एक पैरामीटर पास होता है डबल टाइप का, ठीक है। और मैं इसको कॉल करते हुए ये इंटीजर पास कर दिया, इंटीजर फोर इंटीजर है ना बेसिकली। तो अब ये जो पैरामीटर, ये जो आर्गुमेंट मैंने अंदर पास किया है, ये प्रमोट होगा या डिमोट होगा? सर नहीं आ रही समझ। आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें ना। सर 6.8 प्रोग्राम से पहले ओपन करें ना, 6.8 प्रोग्राम से पहले वहाँ पे है ये।
अच्छा, सिक्स पॉइंट एट यस से पहले ये बात कर रहे हैं आप, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है। In the example running the program, in the example running of the program, the user entered 12 and 0 as input. In line 16, the divide function was called, passing 12 into the argument 1 parameter and 0 into the argument 2 parameter. Inside प्रोग्राम divide पहले function, जी यही है। सर 6.8 प्रोग्राम से नीचे 6.8 प्रोग्राम की बात करें, टॉपिक की बात नहीं कर रहे आप। अच्छा, 6 पॉइंट जिससे भी ऊपर है ये होगा जी, ये 6.8 प्रोग्राम जी। सर इससे तो पहले लिखा हुआ है 6.8 से पहले ऊपर सर। अच्छा, हाँ जी, इफ यू पास एन आर्गुमेंट हुज टाइप इज नॉट सेम एज द पैरामीटर टाइप, the argument will be promoted or demoted automatically. For instance, the argument in the following function call would be truncated using causing the value 4 to pass to the num। हाँ जी, तो ये देखना डिस्प्ले वैल्यू का फंक्शन है ये। हम ऊपर अगर आप आते हैं, ये जो डिस्प्ले वैल्यू का फंक्शन है ये क्या लेता है, इसकी टाइप क्या है, इसके पैरामीटर की टाइप क्या है तनवीर? जी सर सुन रहा मैं आपसे इंट है पूछ रहा हूँ, इंट है ना, ठीक है। जी इस सर डिस्प्ले को एक पैरामीटर पास होता है, डिस्प्ले वैल्यू के फंक्शन को एक पैरामीटर पास होता है जिसकी टाइप है इंट, ठीक है। इंट आपने इसको कॉल करते हुए ये पास कर दिया, ये क्या है, ये 4.7 क्या है, डबल 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 है। तो क्या होगा, आर्गुमेंट आपने पास किया डबल और आपका पैरामीटर जो उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप इंट तो इंटीजर है। अब यहाँ पे प्रमोशन होगा डिमोशन होगा, आप बताएं ना। यहाँ पे सर डिमोशन होगा। हाँ तो बस फिर ये तो बहुत आसान सी बात है। जब भी क्या असूल क्या है, जब भी आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और आर्गुमेंट टाइप बड़ी है और जो पैरामीटर ऊपर है उसकी टाइप छोटी है तो हमेशा डिमोशन होगा। और अगर रिवर्स हो जाए, यानी कि जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो छोटा है और जो आपका पैरामीटर ओके है सर उसकी टाइप बड़ी है तो एग्जैक्टली फिर प्रमोशन होगी। तो ये इसका आंसर है, सिंपल सा, ठीक है। समझ आ गया बेटा? यस सर यस सर एग्जैक्टली और किसी का क्वेश्चन है कोई? यस सर। जी, पूछो बेटा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जो सिस्टम पॉज यूज करते हैं 2017 वर्जन में और हम्म, रिटर्न जीरो यूज करते हैं दूसरे वर्जन में, तो सर हम लोग 2017 में रिटर्न जीरो यूज क्यों नहीं कर सकते? उसमें सिस्टम पॉज यूज करना क्यों जरूरी है? वो जो है ना आपका 2017 वर्जन, रिटर्न जीरो का ना इससे कोई ताल्लुक नहीं। रिटर्न जीरो तो अब आपको पता लग गया होगा कि अगर आपने फंक्शंस का टॉपिक पढ़ लिया हो तो रिटर्न जीरो बेसिकली रिटर्न की जो स्टेटमेंट होती है वो फंक्शन से रिटर्न करने की यूज होती है। आप चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर फंक्शन से रिटर्न करना या फंक्शन से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप रिटर्न की स्टेटमेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो रिटर्न जीरो का मतलब होता है अमूमन कि आप एक इंटीजर रिटर्न, जीरो क्या इंटीजर है ना, इंटीजर रिटर्न है। रिटर्न जीरो का मतलब है कि आप एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं। तो अब जब भी आप मेन से रिटर्न जीरो करते हो तो यानी कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जीरो इंटीजर सेंड कर रहे हो। और वो जीरो का मतलब होता है कि प्रोग्राम जो है वो जो आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया। 2017 में होता यह था कि जब हम उसको कंट्रोल F5 प्रेस करके चलाते थे ना तो वो आपने जो भी लिखा है प्रोग्राम वो उसकी आउटपुट डिस्प्ले करता था और फौरन से ना बंद हो जाता था, ठीक है। वो रुकता नहीं था, यानी कि आपको आउटपुट दिखाता और रुकता अनटिल अनलेस यू प्रेस समथिंग और फिर वो बंद होता। तो 2017 में होता था बाय डिफॉल्ट कि वो चलता था और वो जो है आपको आउटपुट दिखाता था और फौरन बंद हो जाता था। तो हमने इसके लिए क्या यूज़ किया था, सिस्टम पॉज। सिस्टम एक फंक्शन है और उसको हम पॉज जो है कमांड है जो हम पास करते हैं। तो ये जो पॉज है ना बेसिकली, ये अगर मैं CMD आपके सामने खोलूँ, व्हाट इज सो स्लो,
तो रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मेरे पास। चल मैं, अगर हम CMD खोले ना, CMD कंट्रोल यानी कि CMD यानी कि CMD कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसको आप खोलो ना तो उसमें उसमें डिफरेंट कमांड्स मौजूद होती हैं। तो वो पॉज की कमांड क्या करती है कि आप ही समझ लीजिए, पॉज की कमांड है ना आपके कंसोल को रोक देती है। तो 2017 में बाय डिफॉल्ट वो रुकता नहीं था, वो चल जाता था। जबकि 2019 में क्या होता है कि ये बाय डिफॉल्ट मैं इसको चलाऊंगा ना, तो इसको जब मैं चलाऊंगा तो ये कंपाइल होगा और ये चला ना, तो देखें इसके चलने के बाद यहाँ पर ये रुक गया। ये इसने ये जो है ना, ये जो कंसोल की विंडो आपके सामने आ रही है ये वाली, इसको बंद नहीं किया जब तक मैं कुछ प्रेस नहीं करता। तो ये चीज़ बाय डिफॉल्ट 2017 में नहीं थी, इसलिए हमें सिस्टम पॉज लगाना पड़ रहा था। ये वजह है बस। समझ आ गई बात आपको? जी सर। सर मेरे और भी क्वेश्चंस हैं। ये पूछिए। तो यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि बेसिकली जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो हम लोग के पास तब यूज होती है जब हमने फौरन से टर्मिनेट करना हो फंक्शन को। रिटर्न स्टेटमेंट जो है ना, हमेशा जब आप चाहते हैं ना कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, जब भी हमने फंक्शन को ख़त्म करना है, अमूमन रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन के आखिर में होती है, सबसे आखिर में होती है, जहाँ से हम रिटर्न कर रहे होते हैं। सर यही क्वेश्चन है कि रिटर्न स्टेटमेंट और रिटर्न के आगे जब हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है? क्योंकि हाल रिटर्न स्टेटमेंट एक फंक्शन को कहीं पे भी टर्मिनेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रिटर्न वैल्यू है वो हम लास्ट पे यूज करते हैं। हाँ, बास का ना फंक्शन की टाइप वाइड होती है। जैसे ये मैंने अभी एग्जांपल बनाई थी ना छोटी सी, देखो यहाँ पर ये फंक्शन है ना, और इसकी टाइप वाइड है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो मैं इस तरह भी लिख दूंगा ना रिटर्न यहाँ पर, तो भी काम हो जाएगा। इनफैक्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, जब मैंने इसको नहीं लिखा होता, ये लिखा हुआ था यहाँ पे। तो अगर मैं इस तरह भी इसको चलाऊंगा ना, तो ये चीज़ चल जाएगी मेरे पास। ये मेरे पास आउटपुट आ गई है, ठीक है। तो अमूमन जब हम इस तरह से रिटर्न यूज़ करते हैं तो ये उन फंक्शंस में यूज़ होता है जहाँ जिसकी रिटर्न टाइप जो है वाइड है, कुछ भी नहीं है। और अगर इसकी रिटर्न टाइप होगी इंटीजर फर्स्ट करें, तो अब मैं रिटर्न इस तरह से नहीं कर सकूँगा, वो मुझे इशू दे देगा, होपफुली इशू देगा मुझे। इसकी क्या करता है, हाँ जी दे दिया इसने इशू। वो कहेगा कि हाँ, अच्छा वो ये भी कहेगा, एक मिनट, पहला तो एरर उसने ये दिया ना। अब देखें, ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन जिसका नाम ये है FUNC, इसको एक वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए और आप इधर कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहे हो। तो जब जो अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड के अलावा कुछ भी है, तो फिर आपको वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी जो भी उसकी टाइप है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर रिटर्न करेंगे, डबल है डबल रिटर्न करेंगे, फ्लोट है तो फ्लोट रिटर्न करेंगे, बूलियन है तो बूलियन रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। अब ये चल जाएगा। बात समझ आ गई आपको? सर मैंने करके देखा था, मैंने ऊपर जो है वो 4 दी थी और नीचे जो है मैंने वो 4 उसको रिटर्न किया था, तो तब भी प्रोग्राम चल गया था। क्या मतलब? मतलब आपने यहाँ पे इंट फंक्शन लिखा हुआ है ना, मैंने यहाँ पे हाँ 4 फंक्शन लिखा और ठीक है। नीचे जो रिटर्न में हाँ वैल्यू मैंने उसको 4 दी, यानी मैंने कोई हम्म, इंटीजर टाइप की दी, तो ठीक है, देन प्रोग्राम फिर भी चल गया था। बिल्कुल चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, आप ही सर बताएं। ऐसा क्यों? तो आप बताएं ना, ये तो आप पढ़ चुके हैं पहले। सर ऊपर तो हमने 4 डिक्लेयर किए हैं ना उसको। बिल्कुल सही है। तो आप रिटर्न क्या कर रहे हो? 4। 4 का मतलब क्या है? चले मैं इधर प्रिंट भी कर लेता हूँ। 4 फंक्शन का मतलब कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। ना, ये ले, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। हाँ जी, चलाऊँ उसको, क्या आंसर आएगा बता सकते हैं आप? जी, समझ आया कि नहीं आया? नो सर। भाई इसने क्या किया, अच्छा एक मिनट,
ये तो हटा देना पड़ेगा, ये तो, और ये भी हटा देते हैं फिलहाल। आप बताएं जी, क्या है ये, क्या आप सामने नजर आ रहा है? चले मैं 4 नहीं पास करता, चले आपके सामने के लिए मैं कहता हूँ 65। अब तो आपको बता देना चाहिए। समझ आई बात कि नहीं आई? सर वो उसका ASCII कोड डिस्प्ले कर देगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको आपने पढ़ा था ना कि अमूमन जो करेक्टर्स होते हैं वो हैंड द सीन कैसे सेव होते हैं, उनका इंटीजर कोड सेव हो रहा होता है, आस्की कोड सेव हो रहा है, आस्की कोड क्या इंटीजर कोड होता है। तो जब आपने एक फंक्शन की रिटर्न टाइप 4 रखी है और आपने जैसे कोई इंटीजर पास कर दिया, तो बेसिकली आपने आस्की कोड पास किया, तो उसके अगेंस्ट जो करेक्टर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। आपने 65 रिटर्न किया, तो उसके अगेंस्ट जो करेक्टर है वही है, डिस्प्ले हो गया। आपने 4 रिटर्न किया था, तो 4 के अगेंस्ट वो वाला करेक्टर था जो डिस्प्ले हो रहा था, वो बॉक्स था। ये होता है। आगे समझ। जी सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि जो वेरिएबल की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन है वो एक ही चीज है, लेकिन जो फंक्शन की डेफिनेशन है और डिक्लेरेशन है वो दो डिफरेंट चीजें हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली तो फंक्शन जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन है ना, इसमें भी फ़र्क है। एक्चुअली फ़र्क है। होता ये है कि जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो ना, मिसाल के तौर पर मैंने ये इस फंक्शन इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया इंट ए। अब मैंने इसको डिक्लेयर किया, ठीक है। तो ये लाइन नंबर 13 के ऊपर जब ये चीज़ चलेगी तो ये मेमोरी में एक ए नहीं मिल जाएगा मुझे, बल्कि अगर मैं इधर आता हूँ ना और लाइन नंबर 15 के ऊपर आके मैं कहता हूँ ए इज इक्वल्स टू 9, तो ये मैंने अब वेरिएबल को डिफाइन किया है। तो जब ये ए इज इक्वल्स टू 9 वाली लाइन हिट होगी तो तब एक्चुअली ए मेमोरी में क्रिएट होगा। ये ऑप्टिमाइजेशन होती है जो अमूमन कंपाइलर करते हैं। तो इस तरह वेरिएबल डिक्लेरेशन में और डेफिनेशन में फ़र्क है। जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस टाइम पे वो डिफाइन, यानी कि वो उस टाइम पे उसको मेमोरी नहीं मिलती है रैम में, और जब आप उसको कोई वैल्यू साइन करते हो तब वो डिफाइन होता है बेसिकली, तब उसको कोई मेमोरी मिल रही होती है। तो ये है, तब उस जब 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 आप उसको यूज़ करोगे फर्स्ट टाइम तब उसको मेमोरी मिलती है। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन डेफिनेशन में फ़र्क है। और जो फंक्शन फंक्शन डिक्लेरेशन है तो वो ये है कि फंक्शन आप डिक्लेयर कर रहे हो, यानी कंपाइलर को बता रहे हो कि इस टाइप का फंक्शन है जो कि आगे कहीं मैं डिफाइन करूंगा, और ये फंक्शन की डेफिनेशन है। जी सर। सर पेज 311 पे सर अब हम पूछ एक सकते हैं? बात लिखी हुई है, वो मुझे समझ नहीं आई। जी पूछ लें। जी 3, जी पूछें। सर मैं पूछूं? जी आप पूछें। सर ये नोट में लिखा हुआ है कि सम कॉल द आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअल पैरामीटर्स एंड कॉल द पैरामीटर्स फॉर्मल पैरामीटर्स। सर मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि वो किस बात को क्या कहना चाह रहे हैं। कहाँ पे? सर ये जो नोट लिखा हुआ है ना 311 पेज पे। नोट में, हाँ। वो कहना ये चाह रहा है कि वो टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहा है इनफैक्ट। वो कहता है कि ये जो है ना, ये चीज़ इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, पहली बात तो ये नहीं कि इसका नाम क्या है, इसको इसको टर्म क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ये फंक्शन का पैरामीटर है, ठीक है। और जब इसको आप कॉल करोगे, ये आपने कॉल किया ना इसको, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि आपने आर्गुमेंट पास किया फंक्शन को। तो यहाँ पे 5 आर्गुमेंट है, मतलब इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, इसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको हम फंक्शन पैरामीटर बोलते हैं। बात समझ आ गई? ये इतनी बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है। इस तो ये हमारे पास फंक्शन पैरामीटर है और ये हमारे पास आर्गुमेंट है, ठीक है। अब वो क्या है, ये रहा है कि बाज लोग ना इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो आर्गुमेंट्स को किसको, इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स, यानी कि इस आर्गुमेंट की जगह वो टर्म यूज करते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। और जो पैरामीटर्स होते हैं इसको बाद लोग यूज करते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। तो अदर यूजेस एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो ये यानी कि कहना वही चाह रहा है कि बाज लोग ना डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज ना यहाँ पे यूज करते हैं इनको इनको बताने के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए। कि बाज लोग बोलते हैं कि ये जो है मेरे पास, ये मेरे पास एक्चुअल आर्गुमेंट है, ठीक है, एक्चुअल आर्गुमेंट है, और ये मेरे पास फॉर्मल आर्गुमेंट है। या वो बोलेगा ये एक्चुअल पैरामीटर है और ये फॉर्मल पैरामीटर है।
है ना, वही कह रहा है कि there are several variation of these term in use. Some call arguments actual parameters and call parameters formal parameters. ठीक है, तो वहाँ बाज बाज some कुछ लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स को क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट्स बोलते हैं, और पैरामीटर्स को फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं। ये क्यों कहेंगे भाई ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर्स हैं और ये मेरे पास फॉर्मल, सॉरी ये मेरे पास एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं, हाँ सॉरी ये बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर है, ये बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर है। ठीक है, या फिर उसको बोलेंगे कि ये मेरे पास एक्चुअल आर्गुमेंट है, ये मेरे पास फॉर्मल आर्गुमेंट है। बात समझ आई कि कंफ्यूज हो गए? सर फुल कंफ्यूज। मैं बताता हूँ दोबारा से। होता ये है कि पहली पहली बात तो ये समझ लें कि इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ये बात समझ आ गई? जी सर। आप इतना ही याद रखें बस कि ये मेरे पास पैरामीटर है, ये हमारे पास आर्गुमेंट है। ठीक हो गया, इसने बुक में ये टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है। इसके आगे वो कहना ये चाह ओके रहा सर। है, दो चीजें, दो चीजें ना, एक हम बोलते हैं आर्गुमेंट, एक हम बोलते हैं पैरामीटर। पैरामीटर हम इधर इधर बोलते हैं जब जहां हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो उधर उधर जो हम चीजें लिखेंगे इधर उसके, हम बोलेंगे इसके इनपुट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, और जब हम इसको कॉल करेंगे तो हम बोलेंगे ये उसके आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, तो बाद लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि ना बाज लोग इस तरह से यूज करते हैं कि इसको बोलेंगे वो एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट जो असल आर्गुमेंट आपने पास किया, इसको बोलेंगे वो फॉर्मल आर्गुमेंट। इनको नाम चेंज कर देते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे लिए एक्चुअल आर्गुमेंट है, ये हमारे लिए फॉर्मल आर्गुमेंट है। या बाद लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर है, ये हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर है। ठीक है, नहीं समझ आई बात? अगर भी बात समझनी है तो कोई इसमें ज़्यादा मसला नहीं है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझें कि ये हमारे पास आर्गुमेंट है, ये हमारे पास पैरामीटर है, बस ये आसान काम है। जी सर। ये ज़्यादा आसान है, बाकी को छोड़ दें, इसने बुक में यही यूज़ किया है कि ये आर्गुमेंट है, ये पैरामीटर है, बस। ओके सर। सर मेरे और क्वेश्चंस है पर अभी किसी और ने क्वेश्चंस पूछने थे तो वो पूछना है। जी, अगर किसी और ने क्वेश्चन पूछने तो पूछ लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, सर स्ट्रिंग कंपैरिजन में 5 और 9 की आस्की वैल्यूज को ऐड करके कंपेयर करेंगे? जी नहीं, स्ट्रिंग कंपैरिजन में आस्की वैल्यूज को ऐड करके कंपेयर नहीं करते बेटा। स्ट्रिंग कंपैरिजन में लेटर बाय लेटर कंपेयर होता है, लेटर बाय लेटर कंपेयर होता है। सी आउट 5 लेस देन 9, देखते हैं मैं क्या कहता है। तो उसने आंसर क्या रिटर्न किया, ट्रू। तो जी एफ छोटा है एन से जी छोटा है, आई से छोटा है, आई से छोटा नहीं है। ठीक है, आगे चलें। वी क्या एन से छोटा है? हाँ जी, वी एन से छोटा है। ई से छोटा है? ई से छोटा नहीं है। तो बेसिकली ये इससे छोटा है, तो इसने इसने यहाँ पे इसको वन वन जो है वो आपको आंसर रिटर्न कर दिया। इसका आंसर क्या आपको आया, 1 आया। ये कंपैरिजन यानी कि 5 9 से बेसिकली छोटा है। स्ट्रिंग की बात करूँ तो स्ट्रिंग में लेटर बाय लेटर कंपेयर हो रहा होता है। पहले एफ एन से कंपेयर होगा, और आई से कंपेयर होगा, और फिर इस तरह वी एन से कंपेयर होगा, और ई से कंपेयर होगा। तो जहाँ पे ये इसको फॉल्स मिलेगा, जो मैं इसको इस तरह से करता हूँ, तो देखें पहले पे हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, तो अब आंसर हमारे पास 0 आएगा। इसका 0 आना चाहिए, 0 आ गया आंसर। या अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ, देखें अब ये हमारे पास 1 आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये से छोटा भी है और कुछ आई जैसे आई के बराबर है, वी ई के बराबर है, तो इसलिए ये 1 आ गया यहाँ पे। किसी और का क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे
जी कि जब हम नेम कॉस्ट से डिक्लेयर करते हैं साथ में उसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं, तो जब हम उसकी वैल्यू यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में, मतलब प्रोग्राम में, या नेम कॉन्स्टेंट यूज करेंगे हम? नहीं, आप नेम कॉन्स्टेंट यूज करेंगे ना, उसका नाम यूज करेंगे हम, जैसे तो उसको सर डिक्लेयर। लेकिन मैं उसका सर नेम यूज करता हूँ सर, उसका आंसर सही नहीं आता, लेकिन जब उसकी वैल्यू यूज करता हूँ तब आंसर सही आता है। आप मुझे अपना कोड दिखाएंगे तो मैं बता सकता हूँ कि उसमें क्या सर मैं है। फिर अपना शेयर कर लूंगा। जी जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। किसी और को क्वेश्चन? जी सर। पूछें। सर पेज नंबर 338 पे 338 पे जी। सर ग्लोबल वेरिएबल्स का सेकंड पॉइंट सर वो मुझे समझ नहीं आया प्रॉपर्ली। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, सेकंड। ठीक है मैं बताता हूँ आपको। फंक्शन दैट यूज ग्लोबल वेरिएबल्स आर यूजुअली डिपेंडेंट on those variables. If you want to use such a function in a different program, most likely you will have to redesign it so it does not rely on the global variable. दोबारा पढ़ते हैं इसको। Functions that uses global variables are usually dependent on those variables. तो कह रहा है कि वो functions जो है global variable को use कर रहे हैं, तो बेसिकली वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उनका कोड, उनकी लॉजिक उन वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही होगी। ठीक है। If you want to use such a function in a different program, most likely you will have to redesign it so it does not rely on global variables. तो वो कहना है कि चाह रहा है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज कर रहा है अपनी लॉजिक कुछ भी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, तो अगर आपने ऐसा फंक्शन जो है अपने डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर, यानी कि अपने अपने प्रोग्राम में डिफरेंट जगह यूज किया उस फंक्शन को, तो आपको यानी कि उसको हर बार रिडिजाइन करना पड़ेगा, यानी कि आप कह लें उसको आपको रिडिजाइन करना पड़ेगा ताकि वो ग्लोबल वेरिएबल को यूज उन पर डिपेंडेंट ना हो, उन पर रिलाई ना करे, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स जो होते हैं वो कहीं भी चेंज हो सकते हैं ना, यानी कि उनकी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे कोई भी चेंज कर सकता है वो, क्योंकि तमाम जितने भी फंक्शंस हैं, अगर आपने एक ग्लोबल वेरिएबल एक फाइल में डिक्लेयर कर दिया तो पूरी पूरी फाइल में अवेलेबल होगा, हर फंक्शन को अवेलेबल होगा, तो कोई भी फंक्शन उसकी उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो हमारे जो फंक्शंस जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यूज को यूज कर रहे हैं या उस पर डिपेंडेंट है, तो ऐसे फंक्शन अगर आप अपने प्रोग्राम में डिफरेंट जगह यूज करते हो तो आपको पहले उन फंक्शंस को जो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू यूज कर रहे हैं उनसे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है वो। सर उसने यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ डिफरेंट प्रोग्राम, यानी उस फंक्शन को हम किसी और प्रोग्राम में अगर यूज करें तो। इफ यू वांट टू यूज सच अ फंक्शन, हाँ जी, मतलब डिफरेंट प्रोग्राम से मुराद ये है कि अगर आप किसी और दूसरे प्रोग्राम में उसको यूज करते हो ना, तो जाहिर सी बात है आपके पास जो एक प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल्स थे, ठीक है, और हो सकता है वो दूसरे प्रोग्राम में वही सेम ना हो, वो डिफरेंट हो या बल्कि हो ही ना, तो आपका एक ऐसा फंक्शन जो कि ग्लोबल वेरिएबल डिपेंड करता है, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, रीडिजाइन करना पड़ेगा दूसरे प्रोग्राम में। आपके पास दो प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम में एक फंक्शन आपने लिखा जो कि ग्लोबल वेरिएबल डिपेंड करता है, और दूसरे प्रोग्राम में आपने उसी फंक्शन को यूज करना है लेके जाके, और वहां पे वो ग्लोबल वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो आपको उस फंक्शन को रीडिजाइन करना पड़ेगा ताकि वो ग्लोबल वेरिएबल डिपेंड ना करे, ये कहना चाह रहा है वो। समझ आई बात आपको? ओके सर। ओके नहीं सर। समझ आई? सर आ गई है समझ। ठीक है, बहुत अच्छा। सर पेज 309 पे एक वार्निंग है, उसको कंफर्म करना है। 309 जी। सर वार्निंग नहीं नजर आ रही यहाँ पे। अच्छा, you must place either function definition or either the function prototype ahead of all the calls of the function, otherwise the program will not compile। हाँ जी, तो ये कह रहा है कि अमूमन जो फंक्शन की डेफिनेशन है, फंक्शन की जो प्रोटोटाइप है, ठीक है, फंक्शन को कॉल करने से पहले पहले आपने इन दोनों से कोई काम करना होता है, यानी कि देखिए ना, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है ना ये वाला, तो इसको मैंने पहले इधर कॉल किया हुआ था, ठीक है, ये मैंने लाइन नंबर 14 पे इसको कॉल किया ना, तो लाइन नंबर 14 पर इस फंक्शन को कॉल करने से पहले पहले मुझे दोनों दोनों से कई काम करना होगा, या तो इस फंक्शन को मुझे पहले इसकी प्रोटोटाइप देनी होगी, या इसको डिक्लेयर करना होगा, या इसको डिफाइन करना होगा, तो मैंने पहले डिक्लेयर किया हुआ है।
अगर आप ये नहीं करते, फर्ज करें मैंने ये नहीं किया, अब ना तो मैंने देखें इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, और ना तो इसको कॉल करने से पहले ना तो मैंने इसको डिक्लेयर किया और ना मैंने इसको डिफाइन किया पहले, लेकिन डिफाइन नीचे हो रहा है, तो अब ये आपको एरर दे देगा। क्या एरर देगा? एरर देगा ये फंक्शन आइडेंटिफायर नॉट फाउंड, क्योंकि भाई ये फंक्शन क्या चीज़ है मुझे पता ही नहीं है। तो इसलिए हम फंक्शन को कॉल करने से पहले पहले उसकी डिक्लेरेशन दे देते होते हैं, या डेफिनेशन दे देते होते हैं। अमूमन हम डिक्लेरेशन देते होते हैं, और इसलिए हर जो फाइल होती है ना आपके पास C++ की, उसके अंदर सबसे पहले आपके पास इंक्लूड्स होते हैं जो आप हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद जब आप यूजिंग नेम से स्पेस यूज कर लेते हो, तो मेन फंक्शन से पहले पहले जितने भी आपके फंक्शन इस फाइल में यूज हो रहे हैं उन सबकी डिक्लेरेशन मौजूद होती है, ताकि आपके पास कोई एरर ना आए। समझ आ गई सर आपको इसमें बात? मैं बस सर मैं जी इसमें पूछ। बस ये पूछना चाह रही थी कि वो ये कहना चाह रहे हैं ना कि आप जब भी कोई फंक्शन प्रोग्राम बनाते हो तो उसके अंदर आपको या तो फंक्शन यूज करने से पहले आप उसकी वो या तो प्रोटोटाइप दोगे, या उस को यूज करने से पहले आप उसकी जो फंक्शन डेफिनेशन दोगे। यानी कि अगर हम फंक्शन डेफिनेशन यूज कर रहे हैं तो हम जो है वो इंट मेन वाला फंक्शन वो लास्ट पे यूज करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम लोग और अगर हम लोग फंक्शन की प्रोटोटाइप यूज कर रहे हैं तो हम लोग फिर इंट मेन का फंक्शन दूसरे फंक्शन से पहले लिख सकते हैं, क्योंकि हमने उसको डिक्लेयर कर दिया होता है पहले। जी जी बिल्कुल ऐसे। जी सर, बस यही पूछना चाहती थी इसमें। सर पेज 348 पे। जी सर इस पे समरी का थर्ड पॉइंट। When a function has a mixture of parameter both with and without default arguments, the parameters with default arguments must be declared last. हाँ जी, ये कह रहा है कि जब आपके पास ऐसा फंक्शन हो, आप अपने फंक्शन में डिफॉल्ट पैरामीटर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जब आपके पास ऐसा फंक्शन है जिसमें कुछ पैरामीटर्स डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाले हैं और कुछ पैरामीटर सादे हैं, जैसे आप ये देख रही है ना, ये कैलकुलेट पे का जो फंक्शन है, कैल्क पे का, इसके अंदर ये एम्प नम और डबल पे रेट। तो बेसिकली ये हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन में 3 पैरामीटर्स हैं, एक इंटीजर है और 2 डबल है, और जिनमें से जो और है ना और वो डिफॉल्ट पैरामीटर के तौर पे यूज हो रहा है। तो ये कह रहा है कि जब भी आपके पास इस तरह का मिक्सचर होगा, एक फंक्शन में पैरामीटर्स हैं, कुछ डिफॉल्ट के साथ हैं, कुछ बगैर डिफॉल्ट के, तो डिफॉल्ट वाले हमेशा आखिर में आएंगे। तो इसलिए ये वाली फंक्शन की प्रोटोटाइप भी इलीगल है, और ये वाले फंक्शन की प्रोटोटाइप भी इलीगल है, क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर सर शुरू में, यहाँ पे दरमियान में आ रहा है, हमेशा एंड में आना चाहिए, जैसे इसने यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा हुआ सर है। बेसिकली ऐसा क्यों करते हैं ये पूछना चाह रही थी। हाँ, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि आपको पता है ना कि देखें ये आखिर में आ रहा है ना, अभी आप इस फंक्शन हमने कॉल किया और इधर हमने और पास नहीं ना किए, तो बाय डिफॉल्ट कितने और यूज होंगे? 40, ठीक है। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आखिर में रखने की वजह से हम ये कर सकते हैं, हम इसको स्किप कर सकते हैं आखिर से। देखें यहाँ पे 3 पैरामीटर्स फंक्शन को पास हो रहे हैं, चूंकि आखिरी पैरामीटर डिफॉल्ट पैरामीटर है, इसलिए मैंने 2 पैरामीटर पास किए। अगर आप दरमियान में रख दोगे ना, दरमियान में रख दोगे, तो फिर कुछ सिंटेक्स इस किस्म का हो जाएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको दरमियान में रखता हूँ, यानी कि अगर मैं फर्स्ट करें ये वाली प्रोटोटाइप यूज करता हूँ, और आप पूछें ये लीगल क्यों है? ये लीगल इसलिए है कि जब आप इसको कॉल करोगे, फर्स्ट करोगे हम इसको लीगल करार दे दें, ये दरमियान में डिफॉल्ट आर्गुमेंट आ सकता है, तो आप इसको कॉल करते हुए ऐसे कॉल करोगे, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ऐसे कॉल करोगे, ये लो ऐसे कॉल करोगे, और आ गया ना। तो C++ में सिंटेक्स ये दुरुस्त नहीं है, ये सिंटेक्स है, यानी कि आप कोई आर्गुमेंट मिस नहीं कर सकते, ऐसे स्किप नहीं कर सकते, ये सिंथेटिकली अलाउड ही नहीं है C++ में। इसीलिए हमेशा डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा आखिर में आते हैं, जितने भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हों वो हमेशा फंक्शन के आखिर में आते हैं, शुरू में नहीं आते, क्योंकि आप उनको स्किप कर सकते हो। शुरू में आ जाएंगे तो फिर आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, सिंटेक्स एरर है। बात समझ आई? नो सर, इसमें मतलब अगर हम वो दरमियान में लिख देंगे तो वो उसको रीड तो कर लेगा ना, नहीं, आप देखें ना, उसमें वैल्यू तो चली जाएगी। तुम चलिए देखें, आपने अगर इसको दरमियान में लिखा ना, ये लिखा, इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट बना दिया, तो अब जब बंदा इसको कॉल करेगा, कॉल करने वाला जब जब ये इसको कॉल करोगे तो इस तरह से कॉल कर सकते हो ना, जिस तरह मैंने भी यहाँ पे लिखा है लाइन 19 में, क्योंकि आपने स्किप कर दिया ना दरमियान वाला, कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया यहाँ पे।
जी ये इलीगल है, सी प्लस प्लस में ये अलाउड नहीं है, सिंथेटिकली अलाउड नहीं है, इसका सिंटेक्स ही नहीं है, ऐसा ऐसा आप नहीं कर सकते। इसलिए इसलिए डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा आखिर में होते हैं। नहीं बात समझ आई? ओके सर। नहीं बात समझ, दोबारा सर बताता ये हूँ। मैं दोबारा सर बता दें। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट आखिर में है, ठीक है, तो इस केस में जब आपने इसको स्किप करना है और इसको स्किप करना है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यूज करनी है, तो आप इस तरह से कॉल करेंगे ना, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है ना इसमें? बताइए, ये बात समझ आइए आपको? सॉरी सर, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कैलकुलेट पे का फंक्शन है, इसके अंदर जो आखिरी वाला पैरामीटर है और ये डिफॉल्ट पैरामीटर है ना, तो हम इसको कॉल करते हुए स्किप कर सकते हैं ना, और ये हमने इसको कॉल किया, स्किप कर दिया। आप देख रहे हो ना, इधर मैंने 769 पास किया, ये एम्ब्रम में जाएगा, 15.7 पास किया, ये जाएगा पे रेट में, और में कुछ पास नहीं किया, तो और में क्या जाएगा बैठल 40 जाएगा। तो इस तरह से मैं कॉल कर सकता हूँ ना इसको। इस कॉल के अंदर मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर स्किप कर दिया ना, ठीक है। जी सर। अब देखें, अगर आप कहती हैं कि भाई डिफॉल्ट आर्गुमेंट दरमियान में भी होगा तो उसको क्या मसला होता है, तो जब अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट दरमियान में है, ये वाला डिफॉल्ट आर्गुमेंट दरमियान में आ गया ना, इधर एम नम है, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, और फिर ये आखिर में एक और आर्गुमेंट है, तो इस केस में अगर मैंने डिफॉल्ट आर्गुमेंट स्किप करना है तो मैं क्या करूंगा, कुछ ऐसे लिखूंगा ना, जैसे मैंने इधर लाइन 19 में लिखा है। सर आगे समझ। तो इस तरह से इलीगल है, इस तरह से आप लिख नहीं सकते। तो इसलिए हमेशा डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमेशा आखिर में आते हैं, ठीक है। जी सर। किसी का और कोई क्वेश्चन? सर मेरे अभी काफी क्वेश्चंस पड़े हैं। पूछिए। सर पेज 352 पे वार्निंग है, वो नहीं है। Don't get carried away with the using reference variables, the function parameters, as anytime you allow a function to alter a variables that outside the function, you are creating potential debugging problem. Reference variables should only be used as a parameter when situation requires them. वो कहना ये चाह रहा है कि जब आपने फंक्शन के पैरामीटर यूज करने हैं, तो आपने रेफरेंस वेरिएबल तभी यूज करने हैं जब आपको उसकी वाकई जरूरत हो। आम सिचुएशंस में, आम नॉर्मल सिनेरियोज में आप रेफरेंस वेरिएबल को यूज करने से अवॉइड करें, क्योंकि रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं वो जो फंक्शन को कॉल कर रहा, जो जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहे हैं वहाँ के पैरामीटर को यूज कर सकता है। रेफरेंस वेरिएबल ये होता है ना कि आपके पास जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो यूज होना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज को वो जी करना सर। चाहिए आम सिचुएशन में, अनलेस अंटिल यू रिक्वायर्ड इट। ये कहना चाह रहा है। सर अगर हमें नहीं चाहिए फिर भी हम यूज कर लें तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये हो सकता है आपको कि अगर आपका कोड बहुत बड़ा है तो आपको डिबगिंग में प्रॉब्लम होगी। और फर्स्ट करें आपको प्रॉब्लम आ गई है, आप कहेंगे भाई यहाँ पे इस वैल्यू की, इस वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, तो आपको देखना पड़ेगा भाई इसको, अच्छा ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इसमें तो रेफरेंस वेरिएबल यूज हुआ है, तो आपको डिबगिंग करना ज़रा मुश्किल हो जाएगी, वो इसकी वैल्यू यहाँ पे कैसे चेंज होगी, वो क्योंकि आउटसाइड द फंक्शन भी चेंज हो सकती होगी ना। बेसिकली ये डिबगिंग में जी सर। आपको क्रिएट करेगा। सर पेज नंबर 359 एंड 60। 359 जी सर। 60 सर इसमें एक नोट है और एक वार्निंग है, ये दोनों समझा दें। Generally, the exit code is important only if you want, if you know it will be tested outside the program. If it is not used, just pass zero or exit. अच्छा, ये जो एग्जिट कोड कह रहा है ना, ये एग्जिट कोड है।
वहाब। कॉल हमारी जो है वो आगे चली गई है। चलें बैर, मैंने दोबारा से इसको कंटिन्यू कर दिया। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है आपकी यस सर, आवाज। आ रही है। अच्छा, तो स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी, स्क्रीन शेयर करता हूँ, बल्कि मुझे तो उसको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। रिकॉर्ड भी करते हैं इसको। और रिकॉर्ड कहाँ से होगा जी? तो रिकॉर्डिंग वो चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हुई। तो जी, तो एग्जिट का फंक्शन होता है वो कहीं पे भी आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाए किसी भी पॉइंट पर, तो आप एग्जिट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो एग्जिट के फंक्शन को हम दो स्टेटस पास करते हैं, एक स्टेटस एग्जिट अंडरस्कोर फेलियर और एक स्टेटस एग्जिट अंडरस्कोर सक्सेस। ठीक है, तो कह रहा है जनरली एग्जिट कोड से मुराद इसकी ये कोड्स हैं, ये कोड्स हैं। Generally, the exit code is important only if you know it will be tested outside the program. If it is not used, just pass zero और exit success। वो कहना ये चाह रहा है कि exit status जो आप इधर पास करते हो ये आपके लिए तब इम्पोर्टेंट है जब आपका कोड जो है वो आउटसाइड द प्रोग्राम यूज हो रहा है, यानी कि इस आपके प्रोग्राम को कौन कॉल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है ना। तो अगर ये वाला कोड बेसिकली किसको पास होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को पास होगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। तो अगर तो आपके पास ऐसा सिनेरियो है कि आपने ये देखना है कि मेरा प्रोग्राम जो है वो सही तरह एग्जिट कर गया कि नहीं किया, उसमें कोई फेलियर तो नहीं आ गया, तो तब तो आप ये कोड यूज करें। अदरवाइज आप सिंपली जीरो पास कर दें इधर, या एग्जिट सक्सेस पास कर दें। सर यही से एक और समझ आ गई? क्वेश्चन है कि जी पूछें। सर अगर हमारा मतलब एग्जिट फेलियर तब इस्तेमाल होगा जब हमें ये पता करना हो कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अनसक्सेसफुली रन हुआ है, और एग्जिट सक्सेस तब जब हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास हम्म एक प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक प्रोग्राम लिखा हुआ है और उसके अंदर हम एग्जिट फेलियर यूज कर लेते हैं, तो सर उसका क्या हम्म फायदा होगा? उसका फायदा को नहीं होगा, उसको हम बेवकूफ़ी बोलेंगे कि आपका सब कुछ सही चल रहा है और आप उसमें एग्जिट फेलियर रिटर्न करा दें। तो ये तो सर अ, उसके लिए तो हमें अपना पूरा प्रोग्राम धोखाधड़ी की देखना बात पड़ेगा पहले कि हमारा प्रोग्राम है। सही है या नहीं है। देखिए ये ना, अच्छा बेसिकली ना एग्जिट फेलियर और एग्जिट सक्सेस ये हमारे लिए होते हैं, यानी कि हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो सही चल गया कि नहीं चला, उसमें कोई इशू तो नहीं आया। तो ये हमारे लिए होते हैं बेसिकली, मतलब जब ये चल जाएगा तो हम देखना चाहते हैं हमारा प्रोग्राम सही चल गया, तो हमें उसके एग्जिट स्टेटस से जो है ना वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा काम करते हैं कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, मतलब उसमें कोई एरर नहीं आया और आपने एग्जिट एग्जिट फेलियर यूज कर लिया आखिर में, तो फिर तो आप गलत काम कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। सर मतलब कि हम लोग को पहले खुद देखना पड़ेगा, प्रोग्राम को एनालाइज करना पड़ेगा कि वो मैनुअली एनालाइज करना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं है, देन उसके बाद हम अपने लिए एग्जिट फेलियर या एग्जिट नहीं सक्सेस यूज देखिए, करेंगे। या आप एक प्रोग्राम खुद लिख रहे हैं ना। मिसाल के तौर पे आप एग्जिट फेलियर कब यूज करोगे? आपको एग्जांपल में देता हूँ, आपने डिवाइड का फंक्शन यूज किया, आप एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, आपका डिवाइड का फंक्शन है, यूजर ने आपको दे दिया जीरो सेकंड आर्गुमेंट। तो आप ये भी यहाँ पे कर सकते हो कि जब आपको दूसरा आर्गुमेंट जीरो मिल गया ना, तो आप डिवाइड बाई जीरो तो पॉसिबल नहीं है, तो आप वहां से अपने प्रोग्राम को एग्जिट फेलियर कर दो कि मेरा प्रोग्राम सही तरह नहीं चला क्योंकि यूजर ने इनपुट गलत दी थी। तो ये वो सिनेरियोज है, मतलब ये हमारे सिनेरियोज पर डिपेंड करता है कि हमने कहाँ से एग्जिट फेलियर करना है, कहाँ से सक्सेस करना है। ये इट्स अप टू अस, हमने कहाँ भी इसको यूज करना है। सर बेसिक क्वेश्चन ये कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम हमारा प्रोग्राम सही है या खराब, वो हमें खुद पता होना हाँ जाहिर सी चाहिए, बात देन है। ही हम ये दो बिल्कुल स्टेटमेंट यूज बिल्कुल कर सकते बिल्कुल। हैं। एक वार्निंग है, वो समझा दें। The exit function unconditionally shut down your program because it bypass the program normal logic flow. You should use it with caution। वो कहना ये चाह रहा है कि जब एग्जिट, जहाँ भी एग्जिट आता है ना, एग्जिट आती है, एग्जिट का फंक्शन कॉल होता है, तो फौरन ही जो है ना हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है, शट डाउन हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका कंप्यूटर चल रहा है और आप जो है ना वो पावर का स्विच ऑफ कर दो, तो वो एकदम से बंद हो जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ के कहाँ पे वो है मौजूद। तो इसी तरह आपका प्रोग्राम जहाँ भी चल रहा है,
जैसे ही अगर आप एग्जिट का फंक्शन कॉल करते हो तो क्या होता है कि वो जो प्रोग्राम का टर्मिनेट हो जाता है। इसलिए आपको इसको जो है ना यानी कि इसको अगर आपने यूज़ करना है तो उसको बहुत एहतियात से यूज़ करना है। सर समझ नहीं आई। ठीक है, नॉर्मली आपका आपने जो प्रोग्राम लिखे हैं वो कब टर्मिनेट करते हैं। अभी एक मैंने कोड लिखा हुआ है, तो ये इसका फ्लो कैसे होगा, पहले लाइन नंबर 13 चलेगी, फिर लाइन नंबर 14 चलेगी, 14 में फंक्शन कॉल हो जाएगा, कंट्रोल लाइन नंबर 20 के ऊपर आ जाएगा, फिर ये फंक्शन जब रिटर्न करेगा यहाँ से तो ये प्रिंट होगा, फिर लाइन नंबर 15 चलेगी, फिर 16 चलेगी, फिर ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। लेकिन नॉर्मल फ्लो ये है ना इसका, इस रिटर्न के बाद, इस रिटर्न 0 के बाद फिर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होने जा रहा है। लेकिन अगर मैं जी सर। इधर मैं एग्जिट लगा देता हूँ, इधर एग्जिट लगा देता हूँ, अब क्या होगा, एक प्रोग्राम जो है वो यहीं से टर्मिनेट कर देगा मेरा। नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल टर्मिनेट नहीं किया, नॉर्मल फ्लो उसने फॉलो नहीं किया, टर्मिनेट कर गया मेरा। कि जैसे ही वो लाइन नंबर 13 चली, 14 के ऊपर वो टर्मिनेट कर गया। हालांकि होना ये था कि पहले ये चलता सब में, जिसका एक नॉर्मल फ्लो था उसको फॉलो नहीं किया। तो ये कहना चाह रहा है कि जहाँ भी एग्जिट 0 लगाते हो तो वो आपका प्रोग्राम वहीं से फॉरन टर्मिनेट हो जाता है। तो इसको आपने जब अपने प्रोग्राम में कहीं यूज़ करना है ना, तो इसको एहतियात से यूज़ करना है। मतलब ऐसा ना कर रहे हो कि आपने वहाँ से टर्मिनेट नहीं करना था, कुछ और भी स्टेप फॉलो करने थे और आपने एग्जिट 0 लगा दिया, तो इस तरह का काम ना हो। ये कहना चाह रहा है आपको। जी सर। सर एक स्टब्स एंड ड्राइवर्स वाला टॉपिक है 6.16। जी सर उसमें जो है ना, सर हम लोग स्टब्स और ड्राइवर्स यूज करते हैं अपने प्रोग्राम की डीबगिंग के और टेस्ट के लिए। बिल्कुल। तो उससे ये फायदा होता है कि हमें पता लग जाता है हमारे प्रोग्राम में जो है वो मसला है, और ये सब कुछ हम वो सारा कुछ देख लेते हैं। लेकिन सर अगर स्टब्स और ड्राइवर्स का फायदा है, तो एक ड्रॉबैक भी इसका ये बन सकता है कि हम लोग जब इसको लिखते हैं तो इस प्रोग्राम इससे लंबा हो जाता है। स्टब और ड्राइवर जो होते हैं ना, वो एक पहली बात आपका प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते हैं। स्टब और ड्राइवर टेस्टिंग का हिस्सा होते हैं। जब भी आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है ना, तो याद रखें, जब भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो आपके सॉफ्टवेयर का एक मेन कोड होता है और फिर उसकी टेस्टिंग भी होती है। उसको टेस्टिंग किए बगैर हम उसको रिलीज नहीं किया जाता। तो टेस्टिंग होता है ना, टेस्टिंग उसके लिए अलग से हमारे पास एक टेस्ट बेस्ड कोड होता है। तो जो स्टब और ड्राइवर्स हैं वो उस टेस्टिंग कोड में आते हैं, वो उस कोड का पार्ट, एक्चुअल कोड का पार्ट नहीं होते हैं। तो इस टेस्टिंग कोड से हम एक्चुअल फंक्शंस को चेक कर रहे होते हैं, भी हमने जो फंक्शन लिखे हैं उनकी लॉजिक सही है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है। तो इसने आपको जरा सा आइडिया दिया है यहाँ पे ना स्टब और ड्राइवर का। यानी कि ये बेसिकली प्योरली तो वहाँ पे यूज होते हैं, इनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ये टर्म्स हैं। और सॉफ्टवेयर अगर किसी का इरादा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तरफ जाने का, तो ये उसके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है ना फायदेमंद है। स्टब और ड्राइवर हल्का सा आपको बस बताया है यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक्चुअल प्रोग्राम का ऐसा नहीं होते हैं, ये टेस्टिंग कोड होता है। और ये इसलिए यूज होता है कि आप अपने फंक्शंस को देख सकें, भी फंक्शंस को जो पैरामीटर पास हो रहे हैं उनकी वैल्यू सही उसको पास नहीं की। जब फंक्शन कॉल हुआ तो सही वैल्यूज के साथ कॉल हुआ, और फंक्शन जब रिटर्न कर रहा है सही वैल्यू के साथ रिटर्न कर रहा है। अभी तो आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम है ना जिसमें 3-4 फंक्शन है, एक ऐसा बड़ा प्रोग्राम जिसमें आपके पास 1000 फंक्शन हो। अब 1000 फंक्शन को आप मैन्युअली टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम स्टब और ड्राइवर यूज करते हैं। तो हमें बड़ा यूजफुल होता है हमारे पास, कभी स्टब और ड्राइवर सही तरह चल रहे हैं, जहाँ पे कोई एरर होता है तो हमें पता लग जाता है भाई ये वाला जो है ना वो फंक्शन, इसको हमने ये पैरामीटर्स दिए थे लेकिन इसका आंसर हमें सही नहीं आया, तो हम उसको देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। सर वो तो ठीक है, लेकिन अब ये प्रोग्राम 630 देखे हैं सर, इसमें हमने जब वो इसको वैल्यूज दी एडल्ट की, सीनियर की और चाइल्ड की, हम्म अब हर वैल्यू को हम अलग अलग लिख रहे हैं कि टेस्ट करो और बताओ कि जो है वो हम्म एडल्ट की वैल्यू सही दे रहा है या नहीं दे रहा, सीनियर की वैल्यू सही दे रहा है या नहीं दे रहा। तो सर इस बिल्कुल। तरह हमने हर एक को बारी बारी टेस्ट कर रहे हैं, तो सर ये तो कोड बहुत डिस्क्रिप्टिव होता जा रहा है, बहुत ज्यादा हाँ जी लंबा बिल्कुल, होता जा रहा है। तो इसकी ऐसे ही वजह होता है। से इसका फिर ये ड्रॉबैक भी तो हो सकता है कि हमें बहुत नहीं नहीं लंबा लिखना ड्रॉबैक, पड़ेगा। नहीं ड्रॉबैक नहीं है, ये ड्रॉबैक नहीं है, ये करना पड़ेगा मिसाल के तौर पे। ये ऐसे ही है ना, अगर आपके पास 1000 फंक्शंस हैं एक कोड में, तो आपने 1000 फंक्शन टेस्ट तो करना ही है ना, हर पॉसिबिलिटी टेस्ट तो करनी है ना। अगर आप हर पॉसिबिलिटी टेस्ट नहीं करेंगे, आप कैसे आप मेक श्योर करेंगे आपका कोड बिल्कुल सही है कि नहीं है। जैसे बिल्डिंग जब खड़ी होती है बड़ी सारी, उसमें अगर 10 फ्लोर्स हैं तो 10 के 10 फ्लोर चेक होते हैं प्रॉपर, हर जगह से चीज़ें चेक होती हैं, भाई ये सही है, ये सही इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है, इसकी सैनिटरी सही है, इसकी बिजली की वायरिंग सही है, हर जगह से टेस्ट होता है।
तो आप अगर कोड इतना बड़ा तो आपको टेस्ट तो करना पड़ेगा, तो ये तो काम करना पड़ेगा आपको, ये मतलब ओवरहेड नहीं है, तो करना पड़ेगा आपको, टेस्टिंग है ना, ये तो करनी पड़ेगी, हर चीज़ को टेस्ट करना पड़ेगा। जी सर। सर पेज नंबर 396 पे। जी बेटा। सर ये जो लिखा हुआ है ना, द रेंज बेस्ड फॉर लूप वर्सेस द रेगुलर फॉर लूप, सर इसके मुझे प्रॉपर समझ नहीं आ रही कि कहाँ पे हम वो रेंज बेस्ड फॉर लूप लगाएंगे और कहाँ पे रेगुलर। रेंज बेस्ड फॉर लूप आप वहाँ पे लगा सकते हैं जहाँ पे आपको खाली वैल्यूज को डिस्प्ले करना है या वैल्यूज को इनपुट लेना है, मतलब वो सिनेरियोज जहाँ पर आपको यानी कि सबस्क्रिप्ट के साथ नहीं कुछ करना। सबस्क्रिप्ट होते हैं ना, आपको पता है कि अरे को हम उसके अरे के एक एलिमेंट को उसके सबस्क्रिप्ट के जरिए हम एक्सेस करते हैं, तो अगर वो सिचुएशंस, वो सिनेरियोज जहाँ पे आपके लिए सबस्क्रिप्ट अहमियत नहीं रखता, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप रेंज बेस्ड फॉर लूप यूज़ कर लो। और जहाँ पे आपको सबस्क्रिप्ट चाहिए, उसकी ज़रूरत है, तो फिर आप नॉर्मल फॉर लूप यूज़ करें। ओके सर। सर पेज 422। 422। सर ये जो लिखा हुआ है ना, पासिंग टू डायमेंशनल अरेज टू फंक्शंस, इससे ऊपर वाली चीज जो लिखी हुई है, ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ पे इन्होंने सर हम लोग को अरे वो दी अरे दी उसकी डायमेंशन की, 2 डायमेंशन की। हम्म तो सर उसके अंदर यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास अनइनिशियलाइज जो है ना पैरामीटर्स, जो सॉरी इनिशियलाइजेशन में जो हम लोगों ने उनको वैल्यूज नहीं दी हुई, यानी 1 दिया हुआ यहाँ पे और उसके बाद हमने उसकी कॉलम की वैल्यू नहीं दी हुई, हम्म और यहाँ पे हमने 5 जो दिया हुआ वो रो की वैल्यू दिया है, कॉलम की वैल्यू यहाँ नहीं दी, तो वो जो है हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 के साथ इनिशियलाइज हो जाएंगे। हम्म हम्म सर लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे उन्होंने लास्ट पे आई थिंक सो फिर गलत लिख दिया कि दीज टू इनिशियलाइज्ड एलिमेंट्स, यहाँ पे उसको लिखना चाहिए था दीज टू अनइनिशियलाइज्ड एलिमेंट्स आर ऑटोमेटिकली सेट टू 0। दीज टू अनइनिशियलाइज्ड एलिमेंट, इसने किधर लिखा हुआ है? सर अहमद ज्वाइन कर रहा है, उसकी ज्वाइनिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। मेरे पास तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा बेटा उसकी ज्वाइनिंग का। सर दूसरी स्लाइड पे देखिएगा। दूसरी स्लाइड पे क्या मतलब? वो ये वेब पे जहाँ पे वो ज्वाइनिंग है ना। ज्वाइनिंग है, कहाँ पे ज्वाइनिंग है? मेरे पास अब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, मेरे पास जिनका नोटिफिकेशन आता है मैं उनको फौरन एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो उस मुझे ज्वाइन करेगा, उसका नोटिफिकेशन मुझे आएगा तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, पर भी उसका नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आ रहा। तो जी इसको मैं पढ़ता हूँ। टेबल 00 इज इनिशियलाइज टू 1, टेबल 10 इज इनिशियलाइज टू 3, टेबल 11 इज इनिशियलाइज टू 4, टेबल 20 is initialized to 5, table 01 and table 21, and the 01 or 21 are not initialized because some of the array elements are initialized. These two initialized elements are automatically set. हाँ, इसको uninitialized लिखना चाहिए था। जी सर मुझे बस यही कंफ्यूजन हो रही थी कि यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं अनइनिशियलाइज होना चाहिए। जी जी बिल्कुल ऐसे। सर बस 3 क्वेश्चंस हैं और। जी जी पूछें। सर पेज नंबर 422 पे ही है। ये जो कॉलम्स, सर ये पासिंग टू डायमेंशनल अरे टू फंक्शंस में यहाँ ये स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, वॉइड शो अरे कांस्टेंट इंट नंबर्स। हम्म तो सर हम्म यहाँ पे आपने जब लेक्चर में सर आप लेक्चर जब दे रहे थे तो आपने बताया था कि जो ये यहाँ पे कॉलम्स वाली जो अरे है उसको जो है वो ग्लोबली इनिशियलाइज्ड होना चाहिए, या उसको मतलब ग्लोबल होना चाहिए, तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ऐसा क्यों है। हाँ, वो इसलिए कि ये कॉल्स है ना, कॉलम्स बेसिकली चूंकि आपने फंक्शन कॉल करते हुए ये पास करने हैं, ठीक है ना इधर, तो और इसका इसको मतलब ये इसको पता भी होना चाहिए कि इसकी कितने कॉलम्स, यानी कि फंक्शन की डिक्लेरेशन के अंदर ही आपने ये बताना पड़ेगा आप कॉलम्स कितने हैं, यानी कि आप रोज तो स्किप कर सकते हो और रोज आप इस तरीके से दे सकते हो,
एज अ वेरिएबल दे सकते हो, जबकि आपको कॉलम्स को डिफाइन करना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये कॉल्स को ना ग्लोबल रखना पड़ेगा, या आप जैसे बोलते हैं ग्लोबल रखोगे इसको, तभी तो ये इस फंक्शन में भी यूज हो सकेगा और जहाँ से कॉल करना है वहाँ भी यूज हो सकेगा। अदरवाइज तो नहीं ना यूज हो सकेगा, क्योंकि हर फंक्शन का पैरामीटर लोकल होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि तमाम अक्रॉस द फंक्शंस शेयर हो रहे होते हैं और अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए हम कॉल्स को नेम कॉन्स्टेंट बनाएंगे और ग्लोबल बनाएंगे, ताकि ये हमारे पास मेन में भी एक्सेसिबल हो और इस फंक्शन में भी एक्सेसिबल हो, जैसे इसने यहाँ बनाया है, ग्लोबल कॉन्स्टेंट बनाया है इसने। सर यहाँ पे जिसने ये लाइन लिखी हुई है, कॉल्स इज अ ग्लोबल नेम कांस्टेंट व्हिच इज सेट टू 4, सर ये उसने स्पेसिफिकली प्रोग्राम 722 के लिए लिखी है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम लोग हर एक प्रोग्राम में ऐसे ही करेंगे कि ग्लोबल ही हमें करना पड़ेगा, हम लोकली नहीं इसको कर सकते? लोकली नहीं कर सकोगे, क्योंकि होगा क्या कि अगर आप लोकली करते हो, यानी कि उसको फिर यहाँ पे कैसे पता लगेगा? शो शो अरे अरे का जो फंक्शन है, अगर फर्स्ट करें आपने कोई लोकली नेम कॉन्स्टेंट, मेन में कोई नेम कॉन्स्टेंट बना लिया, यहाँ पर नेम कॉन्स्टेंट बना लिया, तो इस कॉल्स का इसको कैसे पता लगेगा? इधर कैसे पता लगेगा इसको? इस फंक्शन की डेफिनेशन में जो आपने ये पास करना है, इसको कैसे पता लगेगा? बात समझ जी आ रही है? सर। तो इसलिए आपको ग्लोबल ही करना पड़ेगा उसको, ताकि ये इधर भी अवेलेबल हो, फंक्शन की डेफिनेशन में भी अवेलेबल हो, और जहाँ से आपने कॉल करना वहाँ पे भी अवेलेबल हो, तो दोनों जगह हर अवेलेबल होना। जगह अवेलेबल हो जाएगा। जी हाँ सर। जी, तो आप ग्लोबल बना दें उसको। और वैसे भी नेम कांस्टेंट है तो चेंज तो उसने होना नहीं है, इसकी वैल्यू जब एक बार इनिशियलाइज होगी तो वही रहनी है, तो इसलिए कोई ज़्यादा मसला नहीं है, इसको ग्लोबल बनाने में कोई मसला नहीं होगा। सर पेज 423 पे। जी। सर प्रोग्राम के नीचे। हम्म। सर यहाँ पे उसने वो मेमोरी की कोई बात की हुई है। हाँ, वही कह रहा है कि 2 डायमेंशन अरे जो होती है ना, आपने तो 2D अरे मैट्रिक्स पढ़े है ना, तो आप उसको वैसे ही एज्यूम कर लें, मतलब 0 1 1 0, जिस तरह से इसने इधर ऊपर कहीं पे दिखाया होगा आपको, जैसे ये दिखाया हुआ है। आप इसी तरीके से पढ़ते हैं ना मैथ्स में, मैट्रिक्स से पढ़ते हैं ना, रो 1 कॉलम जी 1, सर। तो आप इसको इस तरह एज्यूम कर लें। मतलब जब आपने 2D रे यूज करनी है, तो आपको आप कॉपी पे आपने मैनिपुलेट करना है, तो आप ऐसे ही कर लें, उसकी जो भी कैलकुलेशन आपने करनी है, ठीक है। लेकिन वो ये यहाँ पे बता ही रहा है, आपको वैसे ही बता भी रहा है कि एक्चुअली आपके पास जो हमारे पास मेमोरी होती है रैम, उसमें ये 2D रे इस तरह नहीं बनती है जिस तरह आपको दिखा रहा है ना, वो पहले जब मैंने आपको दिखाई, तो रैम में उस तरीके से नहीं बनती है उसकी उस तरह, बल्कि वो एक इस तरह से फ्लैट मेमोरी होती है, यूं जिस तरह से दिखाया ना इसने, ये जो इसने ये लाइन बॉक्स बनाया हुआ फिगर दिखाई हुई है, वो कह रहा है कि इस तरह से ही मेमोरी बनती है। वो 2D रे की तरह मेमोरी नहीं बनी होती है। वो 2D रे जो हम आपको उसने बना के दिखाई है, हम कॉपी बनाते हैं, वो बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग को ईजी करने के लिए, आसान आसान कर देती है, वो हमारे लिए होती है। लेकिन एक्चुअल बिहाइंड द सीन आपकी रैम में वो इस तरह से एक वर्टिकल मेमोरी होती है, यानी कि एक कह लें कि एक सिंपल अरे की तरह ही होती है मेमोरी। और होता क्या है कि ये जो है ना, ये जितना पहला बॉक्स है काला, ये है पहली रो, फिर अगली रो, फिर उससे अगली रो, तो ये रोज इस तरह से पड़ी होती हैं, यानी कि एक ही लाइन में पड़ी होंगी, इस तरीके से यानी कि इसके नीचे नहीं होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं सर आपको। ये हाँ उसको हाँ। पता होना चाहिए कि कितने बाइट्स के बाद उसने देन अगली रो को स्टार्ट करना है। हाँ जी, उसको पता होता है ये आपको, मतलब ये उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसको पता होता है। और यानी कि आपको इसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपने 2D अरे डिक्लेयर की, जिस तरीके से आप अपने कॉपी पेंसिल के ऊपर मैट्रिक्स के साथ खेलते हो ना, और मैट्रिक्स के साथ क्वेश्चन परफॉर्म करते हो, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, तो वही काम आप बिल्कुल इस तरह इधर भी कर सकते हो, उसी कॉन्सेप्ट के साथ, उसी उसी फिगर के साथ। लेकिन बिहाइंड द सीन मेमोरी में क्या हो रहा था वो खुद ही डील करता है, उसको उसको आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी में क्या हो रहा होता है। मेमोरी में सिर्फ 2D अरे इस तरह से बनी नहीं होती, बल्कि वो इस तरीके से बनी होती है, एक सिंपल अरे ही होती है। जी सर। और ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप थोड़ा सा सर गौर तो अगर आप देखो, अगर हम इसकी जी जी। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 रोज हैं, और हर रो में 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो वो खुद ही अंदाजा लगा लेता है। जी मेरे सर। पास 3 रोज है ना, और हर में 4 हैं, तो 4 एलिमेंट के बाद जो अगला अगला एलिमेंट होगा ना, यानी कि ये 1 0 1 2 3 4, ये वाला फिफ्थ एलिमेंट है ना, ये अब रो 2 में चला गया, ये रो 1 में चला गया, तो वो खुद ही उसको कैलकुलेट, इसका जी खुद ही सर। कैलकुलेट कर लेता होता है इससे।
सर लास्ट टॉपिक कौन सा 7 चैप्टर का लास्ट टॉपिक? सर पेज नंबर सर 442 जी सर। इसमें जो रिवर्स फंक्शन है, सॉरी जी रिवर्स वेक्टर, जब हम जी फंक्शन जी उसको यूज करेंगे सर, तो उसमें जो हमारे पास रिवर्स होगी वो जस्ट उसका फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट रिवर्स होगा, या पूरी जो है वो वेक्टर वो पूरा ही पूरा पूरा वेक्टर रिवर्स हो रिवर्स हो जाएगा? जाएगा, पूरा वेक्टर रिवर्स हो जाएगा। ओके सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर लोकल वेरिएबल्स को यूज करते हुए रीडिक्लेरेशन का एरर कब आता है? जब आपके पास जो है लोकल वेरिएबल एक ही स्कोप में, आपके पास दो लोकल वेरिएबल एक ही नाम के होंगे, यानी कि आप ये देखें जो ए है, ये लोकल वेरिएबल है ना, और ये मेन के अंदर मौजूद है। तो अगर आप एक और लोकल वैल्यू डिक्लेयर करते हो 4 और ए करते हो, तो ये आपको एरर दे देगा। वो कहेगा भाई ए जो है रिडिफाइन कर रहे हो आप। तो अगर सर अगर उनकी डाटा टाइप्स या वैल्यूज डिफरेंट हो? तब भी नेम से एक ही स्कोप के अंदर दो वेरिएबल के नाम सेम नहीं हो सकते, ये याद रखना। असूल क्या है कि एक ही स्कोप के अंदर दो वेरिएबल के नाम सेम नहीं हो सकते। ओके सर। किसी और का क्वेश्चन है? अब्दुल वहाब मुझे बता दीजिए कि कितने लोग प्रेजेंट हैं। यस सर। सर सबसे पहले आसिया नसरीन है, वो नहीं आई। आसिया, रोल नंबर क्या है उनका? 2218। अच्छा ये नहीं एब्सेंट है जी। अमीर और हमजा 2718। अमीर हमजा नहीं है जी। और उसके बाद सर यमुना खान। जी। और उसके बाद अमन फारूकी। एमन फारूकी। सर उसका 37 है। जी। और उसके बाद अमीर हमजा 2917। 29 अमीर हमजा भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सर आतिफ अली। आतिफ अली भी नहीं है, ठीक है। शुएब भी नहीं है, शुएब भी नहीं है, हसीब भी नहीं हसीब है। है, हसीब भी नहीं है। और यस, बस इतना। बस यस सर। शाइस्ता है। जी सर वो आई थी। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास पास तो बहुत सारे लोग नहीं है। कितने लोग नहीं है वैसे पहले? सर ये 32 आए थे, 32 या 33 आए थे। हमारे पास 41 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि 41 - 8, ठीक है सॉरी, 41 - 8 33 डिवाइड बाई 41, 80% क्लास आई आज, है ना। बहुत अच्छा। अच्छा जी, तो आप लोगों के पास टाइम है कि कोई टाइम नहीं है अभी मजीद? आप लोग तो क्या करते हैं आज कल आप लोग फ्री होते होंगे? कोई तो बताए। सर जी सर जी। मरियम रियाज की प्रेजेंट लगी है या एब्सेंट? रोल नंबर 17। रोल नंबर 17 प्रेजेंट है सर वो।
प्रेजेंट है जी। जी सर। अच्छा जी। अच्छा, बात तो मैंने करनी थी, तो अभी बात करेंगे, अगली अगली क्लास में बात करें, क्या करें? आप लोगों के पास है वक्त? यस सर। अच्छा जी, एक मिनट। हाँ जी। अच्छा, क्योंकि ये सिलसिला चल रहा है कोरोना वायरस का, ठीक है, और हमारी मुलाकात भी नहीं जो है वो होती है क्लास के अंदर, और बहरहाल काफ़ी अर्सा हो गया, रमज़ान भी शुरू हो गया था। तो देखें, ये जो दुनिया है ना, दुनिया, इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जो चीज़ें रखी हैं ना, इनके जो काम होते हैं वो असबाब के तहत होते हैं। ये मिसाल के तौर पे आपकी भूख जो है वो खाने से मिटती है, प्यास पानी से मिटती है, ठीक है। आपको जो शिफा मिलती है वो दवाई खाते हो तो उससे मिलती है। तो यानी कि अल्लाह ताला ने ना हर चीज़ का सबब रखा हुआ है कि ये करते, अगर आप काम करते हो तो फिर कमाते हो, यानी कि कमाने, अगर आपने कुछ कमाना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए कुछ आना चाहिए, उसके लिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप देखते हो कि मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ सबब के तहत हो रहे होते हैं दुनिया में ना, ये काम करते हो तो ये काम होता है। दरअसल ये जो सबब के तहत काम होता है ना, ये असल में ना इंसान की आजमाइश है। असल चीज़ ये ना इंसान की आजमाइश के लिए है। क्यों भला? वो इस तरीके से आजमाइश बन जाती है इंसान की कि इंसान को ये लगता है कि काम जो है ना वो, चूंकि मैंने दवाई खाई तो मुझे शिफा मिल गई, क्योंकि मैंने पानी पिया तो मेरी प्यास बुझ गई, क्योंकि मैंने खाना खाया तो मेरी भूख मिट गई। तो इंसान ये समझता है कि जो सबब है ना, इसके अंदर, यानी कि इससे होता है, इंसान ये समझना शुरू कर देता है, ये इंसान के टेस्ट के लिए है। इसलिए अल्लाह ताला ने ना दुनिया असबाब के तहत पैदा की है, और हर काम आपको सबब के तहत होता नजर आता है, और अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को इस इन तमाम असबाब के पीछे छुपा लिया। आप बीज डालते हैं फल का, आम का बीज डाला या किन्नू का, तो वो उसमें से पौधा उगाया। तो हम कहते हैं कि भी देखें, हमने बीज डाला तो पौधा उग के आ गया। तो अल्लाह ताला ने अपने अपने आप को ना छुपाया हुआ है पीछे। तो जो सबब है ना, सबब जो दुनिया में आपको ये नज़र आता है कि ये एक काम किसी सबब के तहत हो रहा है, बेसिकली हमारी आजमाइश है। ये टेस्ट है इंसान का, ये इंसान का टेस्ट है, ये जानने के लिए कि आया बंदा जो है वो इस सबब के ऊपर पूरा ध्यान लगाता है, कि या वो उस ज़ात, इस सबब के पीछे जो ज़ात कार फरमा है, जिसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक काम होते हैं, उसकी तरफ ध्यान करता है। वो करता क्या है, ठीक है। अब इसकी तरह, यानी कि ये आजमाइश कैसे है, इसके लिए तो वाक़या सुन लें। आपने सुना होगा, आपके इल्म में होगा शायद गालिबन, कि हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा थी, तो हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी ना, उन्होंने ये मिन्नत मांगी थी कि मेरे घर जो भी औलाद होगी ना, उसको मैं बैतुल मक़दस के लिए मुख्तस कर दूँगी, ठीक है। उस दौर में, उस वक्त जो है ना, आ, जो बैतुल मक़दस के लिए मुख्तस होता था, यानी कि वो अल्लाह ताला के लिए कह लें कि मुख्तस करने का। तो हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई थी, उससे पहले उनकी वालदा ने ये मिन्नत मांगी थी कि मैं अपने, मेरे घर जो भी औलाद होगी, वो बेटा हो या बेटी, तो मैं उसको ना दीन के लिए या अल्लाह ताला के बैतुल मक़दस के लिए मुख्तस कर दूँगी, ठीक है। ये बैतुल मक़दस वही वाला बैतुल मक़दस है जो कि मतलब ये खाना काबा नहीं है, दूसरी उस मकदस मकदस की बात हो रही है, जो कि यहूदियों का किसी ज़माने में जो है, बल्कि अभी भी उनका किबला वही है, और किसी अर्से तक मुसलमानों का भी किबला वही था। तो बहरहाल, तो जब हज़रत मसीह वसल्लम की विलादत हुई, तो उनकी वालदा ने उनको ना उधर मुख्तस कर दिया, और वो हज़रत मसीह जो है वहीं पे रहना शुरू हो गई। और उनके खालू थे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, सॉरी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके खालू थे। तो वो उनकी देखभाल करते थे वहाँ पे, और मतलब और वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जो है वहीं उसी मस्जिद के कोने में एक कमरा था, यानी कि उस बैतुल मक़दस में एक कमरा था, और वहाँ पे वो रहती थी, और सारे दिन अल्लाह की बात करती थी, और जो है ना वो मामलात थे। तो एक दिन जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके कमरे में दाखिल हुए ना, तो उन्होंने देखा कि अभी यहाँ पे तो बेमौसमी फल पड़े हुए हैं, यानी कि वो ऐसे फल थे जो कि उस मौसम के नहीं थे। तो पूछा हज़रत
मेरे इस्लाम से भी तुम्हारे पास ये फल कैसे आए? तो उनकी और तुम्हें हज़रत मौला ने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से आए, मेरे अल्लाह ने मुझे भेजा। तो इस पे हज़रत ज़करिया जो है वो बड़े हैरान हुए कि अल्लाह ताला अगर आपको बेमौसमी फल अता कर सकते हैं तो फिर मुझे औलाद भी दे सकते हैं। तो फिर हज़रत ज़करिया ने वहाँ पर उस मस्जिद में मेहराब में खड़े होकर दुआ मांगी और फिर अल्लाह ताला ने उनको हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जो है वो अता किए। तो बताना मैं क्या चाहता हूँ, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में थी ना, मस्जिद के माहौल में थी, और जब ये वाक़या हुआ तो हज़रत जब पूछा कि भई ये आपके पास फल कहाँ से आया? तो हज़रत मरियम ने कहा ये अल्लाह ताला की तरफ से आया। अच्छा, फिर कुछ अरसा गुज़रा, वो बड़ी हो गई, तो उसके बाद वो अपने घर में चले गई वापस, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, और फिर वो लोगों मतलब आम लोग जिस तरह अपने घर में ज़िंदगी गुज़ारना शुरू की। तो एक वक़्त आया कि वो गुस्ल के लिए जा रही थी, पुराने ज़माने में बाथरूम तो होते नहीं थे, तो गुस्ल के लिए जा रही थी अपने घर के कोने में, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके आ गए और फरमाया कि भई अल्लाह ताला ने इरादा फरमाया कि आपको जो है ना वो बेटा देना है। तो वही मरीम अलैहिस्सलाम है जो कि बैतुल मक़दस में थी, और उस टाइम उन्होंने फरमाया था कि भई ये फल जो मेरे पास आए हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं, ठीक है? और वही मरीम अलैहिस्सलाम जो है, जब उनके पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आके कहा कि अल्लाह ताला ने आपको बेटा देने का इरादा किया है, तो उन्होंने कहा कि भई मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी मर्द ने जो हाथ नहीं लगाया, मेरी तो शादी नहीं हुई है, तो मेरा बेटा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने ये पूछा। तो बताना मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इंसान जब इंसान का माहौल चेंज होता है ना, और इंसान जो है वो, तो उसके असरात उसके ऊपर आते हैं, उसके मुताबिक सोचना शुरू करता है। वही मौला जो पहले मस्जिद में रहती थी हर वक्त, तो उस वक्त उनकी नज़र अल्लाह ताला की तरफ थी, इसलिए जब हज़रत ज़करिया ने पूछा कि भई आपके पास फल कहाँ से आए, तो फ़ौरन कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं, बेमौसम फल आए हैं। और जब उनके पास, जब वो आम माहौल में आ गई, आम लोगों में आ गई, रहना शुरू कर दिया, घर के माहौल में आ गई, तो वहाँ पर चूंकि हम सब लोगों की नज़र भी इसबाब की तरफ होती है, तो हम सबब से होना समझ रहे थे, भाई इस सबब के तहत ये काम होता है। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी कि तुम्हें आपको बेटा मिलेगा, तो उनकी फ़ौरन नज़र सबब की तरफ गई, भाई मुझे कैसे बेटा मिल सकता है? भाई जो अल्लाह ताला बेमौसम फल दे सकता है, तो अल्लाह ताला बेटा भी तो दे सकता है बगैर बाप के। तो यानी कि यहाँ ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि जो सबब है ना, सबब हम जिस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारा वास्ता सबब से ही पड़ता है। हम कोई भी काम हमें करना हो तो हम उसके लिए हम सबब इख्तियार करते हैं। कोई भी काम करना हो, जैसे आपने पढ़ना है, तो आप देखें, आपने उसके लिए इंटरनेट लिया, आपके पास लैपटॉप है, आपने अरेंज किया लैपटॉप का, पढ़ते हैं आप, जो स्टूडियो आपने इंस्टॉल किया, पढ़ते हैं, काम करते हैं, ठीक है? तो हम समझ रहे होते हैं कि ये सबब है ना, इसी से काम हो रहा होता है, हमारा हमारा दिमाग भी उस तरफ ही जाता है, हमारा दिमाग अल्लाह ताला की तरफ नहीं जाता। और ये सबब से होना जो है ना दुनिया के अंदर, ये आजमाइश है इंसान के लिए बेसिकली। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को सबब के पीछे छुपा दिया हुआ है, और इंसान के काम जो हैं वो मुख्तलिफ असबाब के तहत हो रहे होते हैं, और अल्लाह ताला इससे टेस्ट ये करना चाहते हैं कि बंदा आया मेरे पे भरोसा करता है, या वो इन सबब की तरफ जो है वो पड़ जाता है, या उन पे भरोसा करता है, या समझता है कि उन्हीं से होता है। ये कुफार हैं जो नहीं मानते, तो वो तो बिल्कुल सबब पे जोर देते हैं, वो टोटल उनका जोर सबब की तरफ होता है कि भाई ये अच्छे से अच्छी चीज़ हो, अच्छे से मेडिकल फैसिलिटी हो, और फलानी ढुकानी चीज़ हो। तो जो सबब है ना, ये असल में एक इम्तिहान है हमारे लिए कि हम ने इस ज़िंदगी में रहते हुए सबब तो अख्तियार करना है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं ये बात करता हूँ ना, तो बाज़ औक़ात ना यानी कि इसको इस तरह भी ले लिया जाता है कि भई इंसान कहता है कि यार अच्छा, इसका मतलब है कि हर चीज़ तो अल्लाह ताला ने करनी है। मुस्तक़िल असबाब तो अल्लाह ताला की ज़ात है, फिर हमें सबक अख्तियार करने की क्या ज़रूरत है? हम ऐसा करते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं और हम पास हो जाएँगे, या हम जो है वो खाएँगे नहीं, हमारी भूख खुद ही पूरी हो जाएगी, हम पिएँगे नहीं तो हमारी प्यास ही बुझ जाएगी, हम तो कोई काम नहीं करेंगे, अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ दे देगा, खुद ही पहुँचा देगा। तो ये नहीं है, तवक्कुल इसको नहीं बोलते। तवक्कुल इस चीज़ का नाम है कि आपके पास जितने असबाब हैं उनको इख्तियार करें, उनको इख्तियार करने के बाद नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बीमार हो गए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बीमार हो गए, बुखार वगैरह हो गया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, अल्लाह मैं बीमार हो गया हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे कलीम तुम उधर चले जाओ पुरानी जगह पे, और वहाँ पे वो जड़ी बूटी है इसको खा लो तो तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे चले गए, तशरीफ़ ले गए, जड़ी बूटी थोड़ी खा ली तो बिल्कुल सही हो गए। अच्छा, फिर कुछ अरसा गुजरा, तो उसके बाद फिर से उसी बीमारी में मुब्तला हो गए। अब उसी बीमारी में मुब्तला हुए तो फ़ौरन उठे, उसी जगह पे गए, जड़ी बूटी तोड़ी और खा ली। अब जब जड़ी बूटी खा ली तो अफाकाना हुआ, फ़ौरन अल्लाह ताला से रुजू किया और पूछा, या अल्लाह पाक दवाई भी वही, मतलब बुखार भी वही मुझे, और जगह भी वही, और दवाई भी वही, जड़ी बूटी भी वही है, लेकिन अब जो है मेरे पास, अब तो मेरा बुखार दुरुस्त नहीं हुआ, मुझे शिफा नहीं मिली,
तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरे करीम शिफा जो है वो इस बूटी में रखेगा, मैं ये या वो शिफा मैं देता हूँ। ठीक है, तो ये जो असबाब है ना, असबाब से होता हुआ नजर आना है, हमें जो नजर आता है भाई हमने ये सब अख्तियार किया तो ये काम हो गया, ये बेसिकली हमारे लिए एक टेस्ट है कि हम जो है इस सबब के जरिए हमने काम तो करना ही है, लेकिन हमारा इस सबब पर पूरा भरोसा नहीं होना चाहिए। हम ये ना कहेंगे भाई ये सबब है, क्योंकि मैंने सबब अख्तियार किया तो ये काम हुआ है। नहीं नहीं, आप सबब अख्तियार करें लेकिन नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तो तवक्कुल क्या चीज़ है? तवक्कुल ये चीज़ है कि इंसान किसी भी काम करने के लिए जो भी उसके असबाब हैं जो उसको अख्तियार करने हैं, मिसाल के तौर पे उसने अगर कमाना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, और फिर उसको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसको जॉब तलाश करनी पड़ेगी, इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर वो जॉब करेगा, फिर वो पैसे कमा के लेके आएगा। तो ये तो करना पड़ेगा। अब कोई बंदा कहे जी मैंने तो पढ़ना ही नहीं है, तो मैंने तो जॉब तलाश करनी नहीं, अल्लाह खुद ही जॉब दे देगा मुझे, तो ये तो उसकी बेवकूफ़ी है। अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में पैदा किया, अकल, दिमाग, सेहत दी, इसलिए दी कि आप सबक को अख्तियार करें, लेकिन सबक को अख्तियार करने के बाद नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तवक्कुल इस चीज़ का नाम है कि आप सबक अख्तियार करें, बेहतरीन सबक अख्तियार करें आप। ठीक है, कोरोना वायरस से बचने के लिए भी आप बेहतरीन चीज़ें अख्तियार करें, जो जो एहतियात हैं वो करें। ये सुन्नत है, एहतियात करना तो सुन्नत है, लेकिन ये ना समझे कि मैंने चूंकि एहतियात कर ली, चूंकि मैं हाथ नहीं मिला था, चूंकि मैंने मास्क पहन लिया, चूंकि मैंने हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर लिया, तो अब मुझे बीमारी नहीं हो सकती। ना ना ना, ये बात नहीं है। इस वक्त तो हमने करना है, लेकिन जो असल ज़ात है उसने इसमें नतीजा पैदा करना होता है। तो बेसिकली कहना मैं चाह रहा था कि सबब है ना, सबब ये इंसान की आजमाइश का जरिया होता है, और अक्सर इंसान, हम समेत सारे, वो इस सबब के चक्कर में पड़ के ना तो असल नजरें अपनी अल्लाह ताला से हटा लेते हैं। हम समझते हैं सबब से ही हो रहा है, फिर हम कहते हैं यार ये काम क्यों नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे एक बच्चा बड़ी मेहनत करता है और वो फेल हो जाता है, वो पास नहीं हो सकता, वो फिर वो रोती है यार ये क्या हो गया, मैं फेल क्यों हो गया। ठीक है, तो वो ये समझ रहा था उस टाइम पे कि क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है तो मुझे पास होना चाहिए था। ये हालांकि ऐसा नहीं होता। उसको इंसान के जो है ना बस में वो सिर्फ मेहनत करना है, नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में होता है। तो और यहाँ पे आपको एक नुक्ते की बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा बेटा। याद रखना, ये जो मदद होती है ना, मतलब की मदद, गैबी मदद, यानी कि जो असबाब के दर्जे में नहीं होती बल्कि माफाकुल असबाब होती है, असबाब से बाहर होती है गैबी मदद। ये याद रखना, अल्लाह ताला की गैबी मदद सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आती है जब बंदा बिल्कुल लाचार होता है, उसके पास कोई सबब नहीं होता, उसके पास कोई मदद नहीं होती। जब असबाब के दर्जे में एक बंदे के पास बिल्कुल कोई मदद नहीं होती, तब अल्लाह ताला की मदद उतरती है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, ये याद रखना बात। मिसाल के तौर पे आपको पता है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका जा रहा था तो मदद के लिए आए थे ना, फरिश्ते भी आए थे तो भाई मैं आग बुझा देता हूँ, ये और फरिश्ते आए थे, लेकिन हज़रत इब्राहिम ने इनकार कर दिया। तो जब इब्राहिम ने इनकार कर दिया मुकम्मल, तो जब आग में गए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया आग को गुजार हो जाओ। तो अल्लाह ताला की मदद गैबी मदद उस वक्त आई है जब तमाम चीज़ों में इनकार कर दिया। आप देखें ग़ज़वा बदर में असबाब के लिहाज से मुसलमानों के पास कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। 2 तलवारें और 2 घोड़े थे, गालबन यही घोड़ा था, और कुछ भी नहीं था। हत्ता के पाँव में जूतियां भी नहीं थी, इतने मफलूक हाल थे। तो अल्लाह ताला की मदद तब उतरी थी जब आपने दुआ फरमाई, तो अल्लाह की मदद उतरी। तो याद रखना हमेशा ज़िंदगी में आपके साथ भी ऐसा होगा, मदद आपको अल्लाह ताला की तब, गैबी मदद उस वक्त अल्लाह ताला की आपके पास आएगी जब आपके पास कोई सबब ना हो। जब इंसान का सबब होता है ना, जब इंसान किसी और पे भरोसा कर रहा होता है, किसी और से उसकी उम्मीदें होती हैं, तब अल्लाह की मदद नहीं आती। ये याद रखना हमेशा, नुक्ते की बात है बड़ी। जब भी आप किसी और से उम्मीद लगा के रखोगे, किसी और पे भरोसा करोगे, अल्लाह ताला की मदद कभी भी नहीं आएगी, बेशक आप मुसलमान हो, जो मर्जी हो, नहीं आएगी। अल्लाह ताला की मदद उस वक्त आती है जब इंसान के पास कोई वो नहीं रहती। देखे ना, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे पे छुरी फेरी, तो वो छुरी फेरते वक्त वो नहीं, वो आखिरी पॉइंट था, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि भाई फौरन इनकी जगह जो है दुम्बा लेके आ जाओ। तो बिल्कुल यानी कि उस टाइम कोई सबब नहीं था कि जो दुनियावी सबब जो उनको बचाता, तो अल्लाह ताला की गैबी मदद उस टाइम पे आई। तो अल्लाह ताला की गैबी मदद हमेशा उस वक्त आती होती है जब सबब के दर्जे में कुछ भी नहीं रह जाता इंसान के पास। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जो मैंने आपको बताना था। और तवक्कुल इस चीज़ का नाम है, मतलब साथ ही इसके तवक्कुल भी, क्योंकि हम लोग बात का जब इस तरह से बयाना सुनते हैं ना, कोई बात सुनते हैं तो हम समझते हैं कि ना जनाब अब तो हमें, मतलब क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात है, वही कार फरमाया हर चीज़ के पीछे, तो हम जो है वो सबब छोड़ देते हैं और फिर तवक्कुल, तो हम समझते हैं तवक्कुल इस चीज़ का नाम है कि हम कोई सबब इख्तियार ना करें और अल्लाह ताला जो है वो हमें काम करके दें। तो ये इंतहाई जो है ना वो बेवकूफ़ी वाली बात है, और इसको इसको तवक्कुल नहीं बोलते, बल्कि इसको जो है ना वो क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे तकब्बुर है एक तरह से, कि इंसान हाथ पैर भी ना हिलाए, कोई काम, कोई मेहनत भी ना करे और क्या अल्लाह ताला मुझे रिस्क पहुंचा दे। तो भाई ये तो तुम अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला आपके कोई सर्वेंट तो नहीं है कि जो अल्लाह ताला आपको रिस्क पहुंचाए। अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, हाथ दिए हैं, तो आप उससे उसको यूज़ करें।
सबक तो हमने सबक तैयार करना है, लेकिन साथ भरोसा जो है अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर रखना है, ये ज़रूरी है। और फिर वही बात है कि जैसे इंसान का माहौल होता है ना, वैसे इंसान के अंदर जो है ना वो चीज़ें पैदा होती हैं, और वैसे इंसान जो है ना वो उसकी सोच डेवलप होती है। तो अच्छी अच्छी सोबत होती है तो अच्छी सोच डेवलप होगी, अच्छा नेकी की तरफ दिल करेगा। सोबत अच्छी नहीं होगी तो फिर इंसान का काम खराब होता है। तो बेसिकली यानी कि आप देखें ना, अल्लाह ताला की मार्फत क्या चीज़ है, पहचान क्या चीज़ है। अब देखें, आपको मैं समझाने के लिए बात करता हूँ। आपको पता है ना, आपने फर्स्ट सेमेस्टर मुझसे पढ़ा था, तो अब आप में से बहुत सारे बच्चों को मेरी मार्फत है। क्या मतलब, आप जानते हैं कि मैं किस तरह का पेपर देता हूँ, आप जानते हैं कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, आप जानते हैं कि मैं कब क्या करता हूँ, किस बात से मैं खुश होता हूँ, किस बात से मैं नाराज। आप जानते हैं, आपको मार्फत है। अच्छा, ये मार्फत कैसे हुई आपको? भाई ये मार्फत आपको ऐसे हुई क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर मुझसे पढ़ा था। अच्छा, पढ़ा कैसे था? आपकी मुलाकात हुई थी मेरे से, आप 32 लेक्चर मुझसे पढ़ते रहे थे। तो बिल्कुल यही आप समझ रहे हैं, सेम फिनोमेना उधर अप्लाई होता है। अल्लाह ताला की मार्फत आपको कब होगी? अगर कोई बंदा कहे कि मुझे अल्लाह ताला की मार्फत हो जाएगी, तो कैसे होगी? तो ऐसे ही होगी जब अल्लाह ताला को जब आप अल्लाह ताला से मुलाकात करोगे। अच्छा जी, अल्लाह ताला से मुलाकात कैसे होगी? आपकी अल्लाह ताला आपसे फिजिकली आके मिलेंगे? नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मुलाकात कैसे होगी? अल्लाह ताला के जिक्र से होगी। जैसे नमाज है, नमाज में क्या होता है? नमाज मोमिन की महराज है। तो नमाज में अल्लाह ताला से मुलाकात ही होती है, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं होती, क्योंकि हमारी नमाज में ख्यालात बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो जो जिक्र है, तो अल्लाह ताला की जब जिक्र ज़्यादा करोगे, याद अल्लाह ताला की होगी, अल्लाह का जिक्र करोगे, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होगी। ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला की मार्फत भी नसीब होगी। मार्फत से क्या मतलब है? अल्लाह ताला आपको पता लगेगा अल्लाह ताला किस चीज़ से खुश होते हैं, किस चीज़ से नाराज़ होते हैं। और क्या कि जैसे अब मिसाल मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जी अल्लाह ताला की मदद कब आती है, तो ये आपको तब चीज़ें आहिस्ता से आश्कार होना शुरू होंगी, मुख्तलिफ चीज़ें अल्लाह ताला की मार्फत नसीब होगी, अल्लाह ताला की बहुत सारी चीज़ें जो है आपको खुलना शुरू होंगी। ठीक है। तो बहरहाल यानी कि इस सब चीज़ों को मैं सम अप करता हूँ। टू जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब रमज़ान आपके पास आ गया ना, तो रमज़ान में आप ना ये 6 चीज़ें करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्या 6 चीज़ें हैं? आपने फरमाया कि जब रमज़ान आ जाए तो तुम जो हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो आप कसरत से पढ़ें। ठीक है, ये हदीस का हुक्म आपको बता रहा हूँ। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा है, इसको आप पढ़ें। और उलमा कराम ने लिखा है कि जनाब आप जो हैं वो अगर 2 से ज़्यादा कोई चीज़ होती है ना, तो वो कसरत में जमा में आया। कसरत से क्या मुराद है? कसरत कितनी कितनी बार बंदा पढ़े? तो आप कम से कम इसको 300 टाइम्स जो है ना वो दिन में पढ़ें, कलमे को, ला इलाहा इल्लल्लाह को। ठीक है। और दूसरा आपने फरमाया कि तुम इस्तगफार की कसरत करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि पढ़ लें, या अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ लें, जो आपको आसान लगे। 300 मरतबा इस्तगफार पढ़िए, 300 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए। फिर तीसरी चीज़ फरमाई कि तुम जन्नत का सवाल करो अल्लाह ताला से, कि या अल्लाह पाक मैं तुमसे आपसे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नत का, मैं अल्लाह पाक आपसे सवाल करता हूँ। ठीक है। और फिर आप जो हैं वो जन्नत का सवाल करें। और चौथी चीज़ बताई कि दोज़ख से जो है वो पनाह मांगे। ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु मिनन नार, या लोग मैं जहन्नुम से जो है वो पनाह मांगता हूँ। ठीक है। तो बेशक उर्दू में मांग लें आप। तो इन चीज़ों की कसरत करें। और चौथी और पांचवी चीज़ जो है, पांचवी छठी चीज़ क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो रमज़ान है, रमज़ान इसमें ये अल्लाह ताला की रहमतों का महीना है। और इसमें इंसान जो है ना वो, यानी कि अगर एक लम्हे की रहमत भी आप पा लेते हैं ना सही तरीके से, तो आप अल्लाह ताला के दोस्त बन सकते हैं। एक एक लम्हे की रहमत इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर देती है। आप इस रमज़ान में दुआ का एहतमाम करें। 2 वक़्त बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक सहरी का वक़्त और एक अफ्तारी का वक़्त। सहरी का वक़्त तहज्जुद का वक़्त भी होता है। ठीक है। तो उस सहरी के वक़्त के अंदर आप जो हैं वो ज़रा जल्दी उठ जाएँ और दुआ करें। 2 नफ़िल भी पढ़ लें, 2-4 नफ़िल भी पढ़ लें तहज्जुद के, और 5 मिनट की दुआ भी कर लें, बैठ के तसल्ली से माँग लें। और एक होता है अफ्तारी के वक़्त। तो अफ्तारी के वक़्त में भी आपने फरमाया कि रोज़ेदार को 2 खुशियाँ मिलती हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक अफ्तारी खुशी और एक अल्लाह ताला दुआ भी उस टाइम पे कबूल करते हैं। तो ये अफ्तारी का वक़्त है, उसमें भी हमारा अमूमन होता है कि अफ्तारी के वक़्त में जनाब वो दौड़ लगी होती है कि ये ला दो बाज़ार से, वो ला दो बाज़ार से, और ख़वातीन जो हैं वो किचन में बना रही होती हैं पकौड़े, समोसे और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बना रही होती हैं। तो वो टाइम हमारा सारा दुआ का उधर निकल जाता है। तो उन कोशिश करें कि सहरी के टाइम में और इफ्तारी के टाइम में आप बैठ के तसल्ली से दुआ करें। सारे आप लोग बैठ जाएँ दस्तरख़्वान के ऊपर, जितने भी आपके घर वाले हैं सारे बैठ के दुआ करें। टीवी ना लगाएं, टीवी तो बिल्कुल यूज़ ना करें। टीवी तो इंतहाई गलत काम है ना, गलत चीज़ है। टीवी से इज्तनाब करें मुकम्मल।
और सहरी अफ्तार के टाइम में बैठ के दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, ठीक है। ये कुछ बातें जो मैंने आपको बतानी थी, तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम जो है वो क्लास फाइंड करते हैं। चलें ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।